अध्याय 711 काले कछुए की दिव्य अग्नि के साथ एकीकरण। अपनी अस्पष्ट चेतना के दुर्लभ क्षण में ध्रुवांत ने महसूस किया कि एक चमकदार रोशनी उस पर चमक रही है, जिससे उसने अपनी आंखें खोलीं और खड़ा होकर अपने आसपास का निरीक्षण किया। उसने खुद को उसी बड़े बर्फ के द्वीप पर खड़ा पाया, लेकिन जो हिमखंड उसके सामने था वह गायब हो गया था। ध्रुवांत ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं, उसकी दोनों बाहें अभी भी बरकरार थीं। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने पैरों की जांच की, उसके पैर अभी भी वहीं थे। उसके शरीर का कोई भी अंग गायब नहीं था। वह वास्तव में मरा नहीं था। आखिर हुआ क्या था? ध्रुवांत को स्पष्ट रूप से याद था कि उसे काले कछुए की दिव्य अग्नि ने निगल लिया था, फिर भी वह जीवित कैसे था? बूढ़े ड्रैगन, क्या हुआ? हम वास्तव में नहीं मरे। ध्रुवांत के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान आ गई। उसे लगा कि वह निश्चित रूप से मर चुका है, लेकिन अब जब वह जाग गया और पाया कि वह अभी भी जीवित है, तो यह वास्तव में खुश होने वाली बात थी। मुझे भी यह स्पष्ट नहीं है कि हम दोनों क्यों नहीं मरे। हालांकि अपनी वर्तमान ताकत की जांच करें। ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो ने भी स्पष्ट संतुष्टि के साथ बात की। ताकत? ध्रुवांत हैरान था, लेकिन फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो ने कहा था। यह 8वें क्रम के देव क्षेत्र का चरम मध्य? ध्रुवांत ने उसकी स्थिति की जांच करने के बाद आश्चर्य से कहा। वह वास्तव में 8वें क्रम के देव क्षेत्र के मध्य शिखर तक पहुंच गया। यह कब और कैसे हुआ? फिर ध्रुवांत ने अपने अंदर एक गोल बर्फीली आग देखी। यह बर्फीली आग, काले कछुए की दिव्य अग्नि। ध्रुवांत ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसके शरीर के अंदर काली कछुए की अग्नि क्यों थी? इसके अलावा काली कछुए की अग्नि और वह एक थे, एकीकृत थे। यह वास्तव में काले कछुए की दिव्य अग्नि है। बच्चे, ऐसा लगता है कि न केवल हम मर नहीं गए, बल्कि यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह था। ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो ने हंसते हुए कहा, न केवल आप, बल्कि मेरी ताकत भी बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा मेरे असली रूप गोल्डन ड्रैगन काया की रक्षा और शक्ति बहुत मजबूत हो गई है। काले कछुए की दिव्य अग्नि के तड़के से गुजरने के बाद ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो ने पहले ही पता लगा लिया था कि उसके असली रूप की काया अधिक मजबूत और सख्त थी, पूरी तरह से बदल गई थी। ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो की यह बात सुनकर ध्रुवांत ने जल्दी से अपनी शारीरिक स्थिति की जांच की। उसे खुशी हुई कि उसका असली ड्रैगन शरीर भी बहुत मजबूत हो गया था और उसमें कुछ खास बदलाव भी थे। ध्रुवांत ने जल्दी से ट्रेजर ड्रैगन प्रोटेक्टिव शील्ड आर्ट चलाया, क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आया, जिससे ट्रेजर ड्रैगन का आरेख उभर आया। ध्रुवांत को आश्चर्य हुआ। गहरे शून्य से एक अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में घुस गई। इसके अलावा ध्रुवांत ने देखा कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसे चमक रही थी जैसे कि वह तारों की रोशनी से निकली हो। जब यह चमकती हुई तारों जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती थी, तो वह तुरंत ही अवशोषित हो जाती थी तथा उसके सच्चे ड्रैगन शरीर के प्रत्येक भाग के साथ एकीकृत हो जाती थी। ध्रुवांत के पूरे शरीर में एक ताज़ा ठंडक फैल गई। उसकी त्वचा का हर छिद्र खुल गया। यह ब्लैक टॉर्टोइस गैलेक्सी की स्टार फोर्स है। ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो उत्साह से चिल्लाया। काले कछुए की आकाशगंगा का सितारा बल। ध्रुवांत पहले तो दंग रह गया, लेकिन जल्दी ही खुशी में बदल गया। आप कह रहे हैं कि यह काले कछुए की आकाशगंगा का सितारा बल है? काले कछुए वाली आकाशगंगा की तारा शक्ति आकाशगंगा में आध्यात्मिक ऊर्जा का उच्चतम स्तर थी। हाँ, यह निश्चित रूप से ब्लैक टॉर्टोइस गैलेक्सी की स्टार शक्ति है। केवल आध्यात्मिक ऊर्जा ही इतनी अविश्वसनीय रूप से शुद्ध हो सकती है। ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो निश्चित था। ध्रुवांत ने अपने धड़कते दिल को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। ऐसा लगता है कि वह ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अग्नि के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत हो गया था, अन्यथा वह ब्लैक टॉर्टोइस आकाशगंगा की तारा शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता। अंत में ध्रुवांत अपने दिल में उमड़ती उत्तेजना की लहरों को दबा नहीं सका और आसमान की ओर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज की जोरदार गूंज ने आसपास के बर्फ के पहाड़ों को हिला दिया, जिससे बर्फ और बर्फ नीचे लुढ़कने लगी। बर्फ और बर्फ का कुछ हिस्सा ध्रुवांत के शरीर पर गिरा, जिससे उसे ठंडक और ताजगी महसूस हुई।
इस बार इस बर्फ और बर्फ ने उसे एक आरामदायक एहसास दिलाया। वे ब्लैक नॉर्थ सी के गहरे क्षेत्र में थे जहां बर्फ और बर्फ के साथ थोड़े से संपर्क में आने पर सब कुछ जम जाता था। इससे पहले ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो ने भी इन छोटी चीजों को अपने गोल्डन ड्रैगन असली रूप पर गिरने की अनुमति नहीं दी थी। ऊपर आसमान से काले उत्तरी सागर की बर्फ को बहते हुए देखकर ध्रुवांत ने अपने अंदर काले कछुए की दिव्य अग्नि को बुलाने की कोशिश की। ध्रुवांत के हाथों पर बर्फ जैसी नीली रोशनी चमक उठी और उसकी हथेलियों में बर्फ जैसी आग की दो लपटें दिखाई देने लगीं। एक हल्की लहर के साथ दोनों टुकड़े दूर स्थित दो अलग अलग बर्फ के पहाड़ों पर उतरे। ध्रुवांत ने देखा कि कैसे दोनों पहाड़ एक पल में पानी की तरह वाष्पित हो गए। इस भूमि से मिटा दिया गया। काले कछुए की दिव्य अग्नि की शक्ति ने उसे विस्मय में डाल दिया। यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो को भी यह देखकर कंपी महसूस हुई। यह तो भयावहता से भी अधिक है। ब्लैक नॉर्थ सी के गहरे क्षेत्रों के अंदर हर एक हिमखंड सैकड़ों हजारों साल, यहाँ तक कि लाखों या उससे भी ज्यादा समय के बाद बना था। वे बेहद मजबूत थे, इस हद तक कि ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो पूरी ताकत लगाने के बावजूद यह नहीं कह सकता था कि वह बर्फ के पहाड़ को चकनाचूर कर पाएगा। फिर भी काले कछुए की दिव्य अग्नि ने एक बड़े बर्फ के पहाड़ को एक पल में वाष्पित कर दिया। बर्फ के पहाड़ की एक छोटी सी परत भी नहीं बची। उन स्थानों को देखते हुए जहां दो बर्फ के पहाड़ हुआ करते थे, ध्रुवांत खुद डर महसूस कर रहा था। उस समय रॉयल पिल सिटी में यदि वह और मनोज जियांग कीमिया शोधन के बजाय मार्शल स्टेज पर प्रतिस्पर्धा करते तो वह निश्चित रूप से मनोज जियांग का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। कौन कह सकता है कि वह मनोज जियांग की एज्योर ड्रैगन दिव्य अग्नि द्वारा धुंध के कुंड में परिवर्तित नहीं हो गया होगा। लेकिन अब उसके पास काले कछुए की दिव्य अग्नि थी। इससे ध्रुवांत को बहुत भरोसा हुआ। यद्यपि यह कहा गया था कि नीला ड्रैगन दिव्य अग्नि 4 दिव्य अग्नि का मुखिया था, उसके गुरु आरोही चंद्रमा ओल्ड मैन ने कहा था कि चारों दिव्य अग्नि में से कोई भी दूसरे से अधिक शक्तिशाली नहीं थी। वास्तव में जो बात मायने रखती थी वह थी उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्ति की शक्ति। अब जबकि उसके पास काले कछुए की दिव्य अग्नि थी तो उसे विश्वास था कि यदि मनोज जियांग को फिर से उसके सामने खड़ा किया जाए तो वह उसे हरा सकता है। काफी समय बाद ध्रुवांत ने अपना संयम वापस पा लिया। बर्फ के द्वीप पर पैर मोड़कर बैठे हुए उन्होंने असुर रणनीति का प्रसार किया। जब उन्होंने ब्लैक टॉर्टोइस गैलेक्सी के स्टार फोर्स को अवशोषित करके साधना शुरू की तो ट्रेजर ड्रैगन आरेख उभरा। काले कछुए की तारा शक्ति ने गहरे शून्य से ध्रुवांत के शरीर में प्रवेश किया। ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रही, तारों की धूल की तरह चमकती रही। ध्रुवांत पूरी तरह से स्टार फोर्स के कोकून में लिपटा हुआ था। दूर से देखने पर वह एक छोटे तैरते हुए तारे की तरह चमक रहा था। जब ध्रुवांत ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तब तक कई दिन बीत चुके थे। साधना के कुछ ही दिनों के बाद ध्रुवांत यह देखकर चकित रह गया कि उसकी शक्ति एक बार फिर बढ़ गई थी, हालांकि बहुत कम। फिर भी यह उसके द्वारा प्रतिदिन उच्च दिव्यता की गोलियों का सेवन करते हुए 1 वर्ष तक साधना करने के बराबर था। जब उसने 6ठे दर्जे के देवत्व को अवशोषित किया था तब उसकी साधना की गति के करीब। उनका मानना था कि उन्हें 8वें क्रम के देव क्षेत्र तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या पिता और माता ठीक हैं। अपनी खुशी के बाद ध्रुवांत ने अपने परिवार के बारे में सोचा। जिस समय वह ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अग्नि के साथ एकीकृत हो रहा था, उसकी चेतना अस्पष्ट थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि एकीकरण प्रक्रिया में कितना समय लगा। अपने परिवार के बारे में सोचते हुए ध्रुवांत हवा में उछल पड़ा और काले उत्तरी सागर की बाहरी परिधि की ओर उड़ चला। स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत को ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अग्नि के साथ एकीकृत होने के बाद ठंड का डर नहीं था, इसलिए फ्लेम ड्रैगन वेसल की आवश्यकता नहीं थी। उसकी उड़ान की गति भी नौसैनिक पोत की तुलना में बहुत तेज थी। वह संभवतः आधे दिन में ही उत्तरी काला सागर से बाहर निकल जाएगा। जब ध्रुवांत तेज गति से काले उत्तरी सागर से बाहर उड़ रहा था, समुद्र की बाहरी परिधि पर हर जगह अग्नि तत्व कवच में नीदरलैंड आइस पैलेस के स्वामी मौजूद थे। 5 साल हो चुके हैं, यंग पैलेस लॉर्ड को मारने वाला हत्यारा अभी भी यहाँ कैसे हो सकता है? एक नेदर आइस पैलेस के बुजुर्ग ने बड़बड़ाया। यह महल के स्वामी का आदेश है, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। जब तक हम हत्यारे को नहीं खोज लेते, हम ब्लैक नॉर्थ सी में ही रहेंगे।
एक और नेदर आइस पैलेस एल्डर ने अपना सिर हिलाया, आह भरी। कुछ घंटों बाद ध्रुवांत ब्लैक नॉर्थ सी की बाहरी परिधि के ऊपर आसमान में दिखाई दिया। उसने नेदर आइस पैलेस के मास्टर्स के एक समूह को देखा और उनकी बातचीत सुनी। अप्रत्याशित रूप से नेदर आइस पैलेस के ये लोग इतने दृढ़ थे, और भी ज्यादा तब जब उसने सुना कि 5 साल बीत चुके हैं। इस समय कुछ नीदरलैंड आइस पैलेस के स्वामियों ने ध्रुवांत की उपस्थिति को देखा और उसकी ओर उड़े। ध्रुवांत ने एक पल के लिए सोचा और काले कछुए की दिव्य अग्नि का उपयोग न करने का निर्णय लिया। इसके बजाय उसने शहतूत की तलवार निकाली। आखिरकार काले कछुए की दिव्य अग्नि की शक्ति बहुत भयानक थी। इन लोगों की लाशों का अभी भी कुछ उपयोग था। अध्याय 712 नीदर आइस पैलेस का विनाश। ध्रुवांत की मुट्ठी में शहतूत की तलवार कांप उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी उम्मीद में हो, इससे पहले कि ध्रुवांत की ओर उड़ रहे नेदर आइस पैलेस के मास्टर एक शब्द भी बोलते। तलवार की कई किरणें ऊपर की ओर निकलीं, जो दूसरे पक्ष के हर एक मास्टर को भेदती हुई निकल गईं। नीदरलैंड आइस पैलेस के उस्तादों का समूह हवा में अकड़ गया। उनकी आंखें चकित थीं क्योंकि वे अपने शरीर को देख रहे थे, जो अगले ही पल ऊंची हवा से नीचे गिर रहे थे। यहाँ की स्थिति ने तुरंत ही पास के अन्य नीदर आइस पैलेस के स्वामियों का ध्यान आकर्षित किया। कई अलग अलग दिशाओं से गुस्से से भरी दहाड़े गूंज उठीं और उन्होंने ध्रुवांत पर हमला बोल दिया। ध्रुवांत एक अलग भाव से देख रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका आकार धुंधला हो गया। हर कदम के साथ उसके हाथ में मौजूद शहतूत की तलवार खून की बारिश लाती थी। साथ ही दुखद चीखें भी होती थीं जो लहरों की तरह उठती और गिरती थीं। कुछ ही क्षणों बाद नीचे समुद्र का रंग लाल हो गया। चीखें बंद हो गईं और ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर हत्या के साथ ध्रुवांत लाश को असुर रिंग में ले जाता था। कुछ ही समय में असुर रिंग के अंदर लाशों की संख्या कई हजार संत क्षेत्र साधकों और 20 देव क्षेत्र साधकों की लाशों से बढ़ गई थी। हालांकि नीदरलैंड आइस पैलेस के सभी लोग मारे नहीं गए। ध्रुवांत ने एक व्यक्ति को जीवित छोड़ दिया, जो नीदरलैंड आइस पैलेस का एक बुजुर्ग था, जिसकी उसने जानकारी के लिए आत्मा से खोज की। अधिक सटीक रूप से उसने नीदरलैंड आइस पैलेस के मुख्यालय के स्थान की खोज की। निस्संदेह ध्रुवांत का लक्ष्य खरपतवार को काटना और जड़ों को खोदना था। जब तक नेदर आइस पैलेस के स्वामी और ग्रैंड एल्डर्स मर चुके थे, तब तक नेदर आइस पैलेस की सेनाएं छावा परिवार के समान भाग्य साझा करेंगी। विभाजित और विभक्त राक्षसी पंथ और मोहे परिवार द्वारा निगल ली जाएंगी। कुछ ही समय बाद ध्रुवांत ने नेदर आइस पैलेस के बुजुर्ग के दिमाग की जांच पूरी कर ली और उसने बुजुर्ग की जान ले ली। फिर वह नेदर आइस पैलेस के मुख्यालय की ओर उड़ गया, जो ब्लैक नॉर्थ सी से बहुत दूर नहीं था। ध्रुवांत की वर्तमान उड़ान गति के अनुसार वह लगभग 1 घंटे से अधिक समय में वहां पहुंच जाएगा। जब वह नीचे के बर्फ महल में पहुंचा तो महल का स्वामी 4 नौकरानियों के साथ दुर्व्यवहार में व्यस्त था। एक बनाम 4 का मुकाबला। कराहें और घुरघुराहटें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था कि नेदर आइस पैलेस के स्वामी का निचला हिस्सा बहुत ही शानदार था, लेकिन फिर भी ध्रुवांत इन चीजों की सराहना करने के मूड में नहीं था। उसके हाथ में मौजूद शहतूत की तलवार नीचे गिर गई। कौन? जिस क्षण ध्रुवांत की शहतूत तलवार नीचे गिरी, नीदरलैंड के बर्फ महल के स्वामी को तुरंत शत्रुता का आभास हो गया। उसकी चीख गुस्से से भरी गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। वास्तव में यह एक उच्च स्तरीय ध्वनि तकनीक थी जिसे ग्रेट वाइब्रेटिंग थंडर साउंड कहा जाता था। उसी समय नीचे के बर्फ महल का स्वामी 4 दासियों के नग्न शरीरों के ऊपर से उड़कर ऊपर आ गया। हालांकि उस महान कंपन वाली थंडर ध्वनि का दूसरों पर असर हो सकता था, लेकिन ध्रुवांत पर यह पूरी तरह से अप्रभावी थी। जैसे ही नेदर आइस पैलेस के स्वामी 4 नौकरानियों को छोड़ने वाले थे, ध्रुवांत की तलवार उनके क्यूई सागर को भेदती हुई निकल गई। शहतूत तलवार की नोक उसकी क्यूई सागर से होकर उसकी पीठ से बाहर निकल आई। ध्रुवांत ने अपनी तलवार वापस खींच ली, क्योंकि नीदरलैंड आइस पैलेस के स्वामी की दयनीय चीख गूंजी, जो लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिर पड़े। 4 नेदर आइस पैलेस की नौकरानियां घबराकर चीखने लगीं। अपने नग्न शरीर की परवाह किए बिना वे जितनी तेजी से हो सकती थीं, दरवाजे की ओर भागीं। पीछे देखे बिना ध्रुवांत ने शहतूत तलवार से पीठ पर वार किया और 4 नौकरानियां दरवाजे से 1 फुट की दूरी पर गिर गईं। आप कौन हैं? पीले पड़ चुके निचले बर्फ महल के स्वामी ने दांत पीसते हुए पूछा।
फिर भी उनके पूरे अस्तित्व में उनके दिल का डर झलक रहा था। क्या मैं दुस्साहसपूर्वक पूछ सकता हूँ कि हमारे निचले बर्फ महल ने इस सज्जन को कैसे अपमानित किया? ध्रुवांत ने भावशून्य चेहरे के साथ उत्तर दिया, क्या आपने अपने आदमियों को उत्तरी काले सागर की खोज करने और मुझे पकड़ने का आदेश नहीं दिया था? नीदर आइस पैलेस लॉर्ड का चेहरा सख्त हो गया। यह तुम थे? उसके सामने यह व्यक्ति उसके बेटे का हत्यारा था। ध्रुवांत ने बात जारी नहीं रखी। उसने शहतूत की तलवार उठाई और उसे नीचे के बर्फ महल के स्वामी की भौहों में घुसा दिया। सच्ची अमरसार अग्नि शहतूत की तलवार की लंबाई से नीचे की ओर बह गई। नेदर आइस पैलेस लॉर्ड, एक शिखर प्रारंभिक 9वीं क्रम देव क्षेत्र मास्टर मृत। ध्रुवांत के ब्लैक टॉर्टोइस डिवाइन फायर के साथ एकीकृत होने से पहले वह उन मध्य 9वें क्रम के गॉड रियल लामा फैमिली गार्ड्स को एक मुक्का मारकर उड़ाने में सक्षम था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ब्लैक टॉर्टोइस डिवाइन फायर के साथ एकीकृत होने के बाद उसकी वास्तविक ताकत में बहुत वृद्धि हुई थी। इसलिए 9वें क्रम के शुरुआती गॉड रियल्म के शिखर को मारना वास्तव में काफी आसान था। ध्रुवांत ने निचले बर्फ महल के स्वामी के साथ साथ 4 नौकरानियों के शवों को अपनी असुर अंगूठी में फेंक दिया और दरवाजे के माध्यम से आंतरिक हॉल से बाहर चला गया। जब ध्रुवांत बाहर निकला तो नीदरलैंड आइस पैलेस के स्वामी हर कोने से उसकी ओर दौड़ रहे थे और उसे कसकर घेर रहे थे। नीदरलैंड आइस पैलेस के स्वामियों के बड़े समूह से रंगीन ब्रोकेड के वस्त्र पहने एक आकर्षक महिला आगे बढ़ी। बिना पूछे भी ध्रुवांत को पता था कि यह महिला नीदरलैंड आइस पैलेस की मालकिन थी। उसने माना कि इस महिला की क्लीवेज बहुत ही शानदार थी, जो थोड़े से कदम से ही कांप उठती थी। रंगीन ब्रोकेड के लबादों से ढकी होने के बावजूद ध्रुवांत को सहज ही लगा कि वे वाकई बहुत बड़ी हैं। वह दूसरी नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। बेवजह ध्रुवांत ने उनकी तुलना कीर्ति से की। हालांकि कीर्ति में किसी भी तरह की कमी नहीं थी, लेकिन आकार के मामले में वह इस नेदर आइस पैलेस मालकिन से हार गई। तुम कौन हो? हमारे निचले बर्फ महल में घुसने का तुम्हें क्या काम है? मेरे पति कहाँ हैं? निचले बर्फ महल की मालकिन ने ध्रुवांत से कई सवाल पूछे, यह नहीं जानते हुए कि उसके पति की पहले ही ध्रुवांत के हाथों मृत्यु हो चुकी थी। ध्रुवांत ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने चारों ओर घिरे लोगों पर एक नजर डालते हुए वह ऊपर की ओर उड़ गया और एक विशाल वायु चक्रवात में बदल गया, जो नीदरलैंड आइस पैलेस के स्वामी और उनकी मालकिन वाले समूह के ठीक बीच में था। विशाल वायु चक्रवात पलक झपकते ही और भी फैल गया और पूरे नीदरलैंड आइस पैलेस मुख्यालय को कवर कर लिया। नीदर आइस पैलेस मालकिन सहित सभी नीदर आइस पैलेस स्वामी वायु चक्रवात में खींच लिए गए। यह विशाल वायु चक्रवात वही चाल थी जिसका उपयोग ध्रुवांत ने छावा फैमिली मैनर ड्रैगन ट्विरलिंग क्लाउड्स में किया था। काले कछुए की दिव्य अग्नि के साथ एकीकरण के बाद ध्रुवांत ने इसकी भक्षण शक्ति को समझा, जिससे ड्रैगन घूमते बादलों के बारे में उसकी समझ बढ़ गई। विशाल वायु चक्रवात के बाहर एक भयावह विनाशकारी शक्ति फैलती जा रही थी। विशाल वायु चक्रवात का शीर्ष हजारों विशाल वायु ड्रैगन में बदल गया था। आधे घंटे बाद विशाल वायु चक्रवात गायब हो गया और साथ ही आकाश में मौजूद हजारों बड़े पवन ड्रैगन भी गायब हो गए। हवा में मंडराते हुए नीदरलैंड आइस पैलेस के स्वामियों की लाशों को देखकर ध्रुवांत ने उन सभी को इकट्ठा किया, उन्हें अपनी असुर रिंग में फेंक दिया और दृश्य से गायब हो गया। नीदरलैंड आइस पैलेस मुख्यालय छोड़ने के बाद ध्रुवांत ने शांति सम्राट विश्व से बाहर निकलकर मार्शल स्पिरिट विश्व की ओर वापसी की। जहां तक इस बात का सवाल है कि दानव पंथ और मोहे परिवार ने छावा परिवार और नेदर आइस पैलेस के अवशेषों को निगलने की योजना कैसे बनाई, ध्रुवांत को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। शांति सम्राट दुनिया की ये छोटी सेनाएं ब्लैक टॉर्टोइस गैलेक्सी में प्रथम श्रेणी की सेना के रूप में भी योग्य नहीं थीं। ध्रुवांत उन्हें वश में करने के लिए बहुत आलसी था। शांति सम्राट की दुनिया से बाहर निकलते ही ध्रुवांत की गति बढ़ गई। 3 घंटे बाद वह आखिरकार मार्शल स्पिरिट की दुनिया में वापस आ गया। मैं अंततः वापस आ गया हूँ। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के समताप मंडल में ऊंचे स्थान पर खड़े होकर इस दुनिया की हवा में सांस लेते हुए ध्रुवांत एक चमकती हुई रोशनी में गायब हो गया और तेजी से राणा कबीले के मनोर की ओर वापस चला गया। जब वह इस बार मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में वापस लौटा तो ध्रुवांत ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में सुधार हुआ है
अब वह पहले की तरह कमजोर और अराजक नहीं रही। ऐसा लगता है कि उसके माता पिता और अन्य लोगों ने उसकी अनुपस्थिति में मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड को पुनः स्थापित करने में कड़ी मेहनत की थी। बहुत जल्द ही ध्रुवांत को राणा कबीले की जागीर का स्वरूप दिखाई देने लगा। जब वह गया था तब की तुलना में राणा कबीले की जागीर एक बार फिर पूरी तरह बदल गई थी। मंडल परिवार के ग्रैंड एल्डर बैजू मंडल और अन्य लोगों द्वारा बनाए गए उन खराब भित्तिचित्रों और मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया गया और फिर से बनाया गया। यह नया बना हुआ राणा कबीले की जागीर पहले से कहीं ज्यादा भव्य, ज्यादा राजसी और ज्यादा खूबसूरत थी। बड़े भाई वापस आ गए। चेतन ने ध्रुवांत को देखा और खुशी से चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे राणा कबीले के मनोर में साफ साफ गूंज उठी। तुरंत पूरा राणा परिवार, कीर्ति सेन और अन्य लोग खुशी से मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। हालांकि जब ध्रुवांत चले गए तो उन्होंने उल्लेख किया था कि वह कई सालों बाद वापस आ सकते हैं। सभी को यहाँ उनका इंतजार करने के लिए कह रहे थे। जैसे जैसे साल बीतते गए यह कहना झूठ होगा कि उन्हें उनकी चिंता नहीं थी, खासकर कीर्ति सेन। जब उसने ध्रुवांत को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें लाल हो गईं। अध्याय 713 काले कछुए की दिव्य अग्नि पर नियंत्रण। जब मैं अनुपस्थित था तो क्या सभी लोग और मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड ठीक थे? ध्रुवांत ने पूछा, किसी विशेष व्यक्ति से सवाल नहीं पूछते हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी लोग ध्रुवांत के सवालों का जवाब देने के लिए आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के वाक्यों को काटते हुए और बीच में बोलते हुए उन लगभग सभी बातों का वर्णन करने लगे जो उन 5 वर्षों में घटित हुई थीं, जब ध्रुवांत वहां नहीं थे। ध्रुवांत के चले जाने के बाद मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। ट्विन सेलेस्टियल वर्ल्ड के मंडल परिवार ने इसे कब्जा करने के लिए और अधिक स्वामी नहीं भेजे। वे शायद ध्रुवांत से बहुत अधिक भयभीत थे, इसलिए उन्होंने और अधिक लोगों को भेजने की हिम्मत नहीं की। ध्रुवांत की अनुपस्थिति के दौरान राणा परिवार और मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के बड़े और छोटे परिवारों, साम्राज्यों और राज्यों के प्रयासों के तहत मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड की स्थिति में काफी सुधार हुआ था, खासकर स्नो विंड कॉन्टिनेंट पर जहां परिवर्तन स्पष्ट थे। आखिरकार ध्रुवांत ने जाने से पहले एक बड़े पैमाने पर आत्मा प्रवर्धन सरणी बनाने के लिए 1000 शीर्ष दिव्य ग्रेड आत्मा पत्थरों का उपयोग किया था। वर्तमान समय में राणा कबीले मनोर के चारों ओर 10,000 ली की परिधि में आध्यात्मिक ऊर्जा शांति सम्राट विश्व की तुलना में अधिक समृद्ध थी। बेशक यह अभी भी क्लाउडसी मेनलैंड स्तर या ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट से बहुत दूर था। हालांकि ध्रुवांत का मानना था कि 100 वर्षों में राणा कबीले मनोर से 10,000 ली की परिधि में क्लाउडसी मेनलैंड और ब्लैक वॉरियर इंस्टीट्यूट के बराबर आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद मिलेगा, यहाँ तक कि कुछ 100 वर्षों में दोनों को पार कर जाएगा। लोगों के एक बड़े समूह के साथ ध्रुवांत अंदर चला गया। मनोर में विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक पेड़, फूल और जड़ी बूटियां लगाई गई थीं, जिनमें से प्रत्येक एक शानदार कोमल चमक और मंत्रमुग्ध करने वाली खुशबू बिखेर रहा था। लेकिन आध्यात्मिक जानवरों की कमी थी, जो अद्भुत वातावरण के बावजूद अधूरापन महसूस कराता था। शुरुआत में छवा और मंडल परिवार ओ द्वारा मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के लगभग सभी आध्यात्मिक जानवरों को मार दिया गया था। हमने पहले चर्चा की थी कि जब आप वापस आएंगे तो हम दूसरी दुनिया की सतहों से कुछ आध्यात्मिक जानवरों को पकड़ेंगे और जब हम क्लाउडसी मेनलैंड वापस जाएंगे तो एक बड़ा बैच खरीदेंगे, कीर्ति सेन ने समझाया। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। जल्दबाजी से इस मामले में कोई मदद नहीं मिलेगी। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड को पूरी तरह से ठीक करना कुछ ही सालों में संभव था। इसके बाद ध्रुवांत ने उनकी साधना की प्रगति और समस्याओं के बारे में पूछा, क्योंकि उसने देखा कि सभी की शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। सब कुछ अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा था। ध्रुवांत की वापसी की रात राणा कबीले के मनोर में एक भोज का आयोजन किया गया। पूरी रात टोस्ट और हंसी का माहौल रहा। शांति सम्राट विश्व की उनकी सफल यात्रा काले कछुए की दिव्य अग्नि के साथ एकीकरण ने ध्रुवांत को एक उत्कृष्ट मूड में डाल दिया। उसका शराब का प्याला कभी खाली नहीं हुआ। भोज अगले दिन सूर्योदय तक चला, फिर सभी लोग चले गए। ध्रुवांत भी अपने आंगन में वापस चला गया। इस प्रांगण का पुनर्निर्माण ध्रुवांत के प्रांगण की संरचना के अनुसार किया गया था, जब वह पुराने राणा कबीले मनोर में छोटा था। इसका लगभग हर पहलू उस प्रांगण से मिलता जुलता था जिसमें वह रहा करता था। ध्रुवांत ने जब अपने आसपास के परिचित माहौल को देखा तो उसके मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। पलक झपकते ही उन्हें इस दुनिया में पुनर्जन्म लिए हुए 100 साल से भी अधिक समय बीत गया।
100 साल से भी अधिक। उस समय से जब उसकी मार्शल आत्मा जागृत हुई थी, वह छोटा योद्धा रैंक बच्चा 8वें क्रम के देव क्षेत्र का शिखर गुरु बन गया है। ध्रुवांत ने अपनी हथेलियां ऊपर उठाई, ताली बजाई, फिर पीछे हट गया। उसकी हथेलियों पर 2 नीली बर्फीली लपटें दिखाई दी। हालांकि वह ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अग्नि के साथ एकीकृत हो चुका था, फिर भी यह उसके ऊपर था कि वह लगातार खोज करे कि यह क्या कर सकता है। वर्तमान में वह इसके बारे में जो कुछ जानता था, वह बमुश्किल एक विशाल हिमखंड की नोक को खरोंचता था। जैसे जैसे ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अग्नि के बारे में उनकी समझ गहरी होती गई, उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि 4 महान दिव्य अग्नि उनके छोटे क्षेत्र में पैदा नहीं हुई थीं। फिर इन 4 दिव्य अग्नि को पोषित करने वाला अराजकता स्थान उनके छोटे क्षेत्र में कैसे प्रकट हुआ। ध्रुवांत इस बात को समझ नहीं सका, और न ही ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो। अपनी हथेलियों में 2 छोटे बर्फीले आग के गोले देखकर ध्रुवांत के मन में एक विचार आया। उसने दोनों आग के गोले को अपने शरीर में वापस लाने का प्रयास किया, और 1 दर्जन से अधिक बार प्रयास करने के बाद वह आखिरकार ऐसा करने में सफल हो गया। जब वह सफल हो गया तो उसने फिर से दिव्य अग्नि को बुलाया। इस बार उसने उसे एक अलग आकार देने की कोशिश की। ध्रुवांत को यह देखकर हंसी आ गई कि चाहे आग के गोले अपना आकार कैसे भी बदल लें, वे हमेशा 2 भाप से पके हुए बंस की तरह ही दिखेंगे। कुछ दिनों बाद वे 2 उबले हुए बंस की तरह नहीं, बल्कि पत्थर की तरह दिखने लगे। ध्रुवांत के मन में यह बेतुका विचार भी आया कि काले कछुए की दिव्य अग्नि जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। इस दिव्य अग्नि जैसी प्रकृति से पैदा हुई इकाई में निश्चित रूप से अपनी जागरूकता होती है। इन 3 वर्षों में ध्रुवांत ने रक्त बलिदान कानून का उपयोग करके सभी छावा परिवार और नीदर आइस पैलेस लाशों को मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड की भूमि में परिष्कृत किया, जिससे मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड की वर्तमान जीवंत आध्यात्मिक ऊर्जा में योगदान मिला। न केवल मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड की आध्यात्मिक ऊर्जा ठीक हो गई, बल्कि इसकी गुणवत्ता में भी एक स्तर की वृद्धि हुई। इससे भी अधिक, राणा कबीले मनोर के चारों ओर 10,000 ली की परिधि में इसे मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड की पवित्र भूमि में बदल दिया गया। ध्रुवांत ने आदेश दिया था कि हर 10 साल में सभी सम्राटों, राजाओं, प्रमुख परिवारों के कुलपतियों और संप्रदाय प्रमुखों को राणा कबीले की जागीर की तीर्थयात्रा करनी होगी, जिसमें उपस्थित होना अनिवार्य था। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के प्रति प्रत्येक साम्राज्य, राज्य और परिवार के योगदान और सराहनीय कार्यों के अनुसार उन्हें विभिन्न प्रकार के स्वर्ग ग्रेड, संत ग्रेड और दिव्य ग्रेड स्पिरिट छर्रों के साथ साथ स्वर्ग ग्रेड, संत ग्रेड और दिव्य ग्रेड स्पिरिट पत्थरों से सम्मानित किया गया। इसलिए हर साम्राज्य, राज्य, परिवार और सेना ने मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के पुनर्निर्माण के लिए अथक प्रयास किए। इसने एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध मार्शल स्पिरिट विश्व का निर्माण किया। समय समय पर ध्रुवांत, उसके माता पिता, भाई बहन धनंजय, शेतुक्ति और अन्य लोग आध्यात्मिक जानवरों को पकड़ने के लिए अन्य दुनिया की सतहों पर जाते थे और उन्हें मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में वापस लाते थे, जिससे प्रकृति के लुप्त घटक का पुनर्निर्माण होता था। देर रात तक सन्नाटा छाया रहा। राणा क्लान मैनर के पीछे पहाड़ी जंगल में अचानक एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। बर्फीली आग से बनी 2 लंबी तलवारें आगे बढ़ी, उनके रास्ते में आने वाली हर चीज बर्फ के टुकड़ों में बदल गई। फिर दोनों तलवारें हवा में घूमीं और उसी रास्ते पर वापस लौट आईं। कुछ क्षण पहले की बर्फ की सिल्लियां गायब हो गईं और आग की लपटों में बदल गईं। थोड़ी देर बाद ध्रुवांत ने दोनों ज्वलंत तलवारें अपने शरीर में डाल लीं और संतुष्टि से सिर हिलाया। 3 साल बाद जब ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अग्नि के बारे में उसकी समझ गहरी हुई, तो वह अपनी शक्ति के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। न केवल वह आग को विभिन्न रूपों में ढालने में सक्षम था, बल्कि वह इसकी बर्फ और अग्नि मूल शक्ति को अलग अलग नियंत्रित कर सकता था। अभी अभी जो 2 बर्फीली आग की तलवारें दिखीं, वे दरअसल उसके द्वारा संचालित ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अग्नि ही थीं। तलवार के आकार में ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अग्नि की आक्रमण शक्ति और भी अधिक मजबूत हो गई। अध्याय 714 स्वर्गीय पर्वत। जब 2 बर्फीली आग वाली तलवारें ध्रुवांत के शरीर में प्रवेश कर गईं, तो बर्फीले सफेद आग के गोले, जिनसे ठंडी ऊर्जा निकल रही थी, उसके शरीर की सतह पर उभर आए, जो धीरे धीरे अन्य सफेद आग के गोलों के साथ मिलकर एक ज्वलंत दिव्य कवच में विलीन हो गए, जिसने ध्रुवांत को गर्दन से नीचे तक ढक लिया। बर्फीली सफेद दिव्य लपटों की सतह पर एक काले कछुए और एक सांप का प्रतीक था। यह जीवंत और जीवंत दिख रहा था,
क्योंकि इसे काले कछुए की दिव्य अग्नि की आत्मा ने आकार दिया था। ध्रुवांत ने इन 3 सालों में अपने प्रशिक्षण को जारी रखा और वह पहले से ही ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अग्नि को नियंत्रित करके ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य कवच बना सकता था। दुश्मन से लड़ते समय यह एक अच्छा बचाव होगा। हालांकि ध्रुवांत को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य कवच कितना मजबूत था। इसका परीक्षण करने के लिए उसने ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो से एक दिव्य कलाकृति का उपयोग करके उस पर हमला करने का अनुरोध किया। जब दिव्य कलाकृति ने काले कछुए के दिव्य कवच पर प्रहार किया तो वह तुरंत राख में बदल गया। काले कछुए के प्रतीक ने अपना मुंह खोला और आने वाली हमलावर सेना को निगल लिया। ध्रुवांत को जरा सी भी असहजता महसूस नहीं हुई। बेशक ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो के हमला करने से पहले ध्रुवांत ने उसकी ताकत को शुरुआती 10वें क्रम के देव क्षेत्र तक सीमित कर दिया था। यदि ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो ने उस दिव्य कलाकृति के शीर्ष पर 10वीं क्रम के मध्य देव क्षेत्र की शक्ति का उपयोग किया होता तो हालांकि दिव्य कलाकृति अभी भी राख में बदल जाती। काला कछुआ दिव्य कवच केवल हमले की शक्ति के आधे से थोड़ा अधिक को ही खा सकता था। शेष भाग ध्रुवांत के सच्चे ड्रैगन शरीर पर प्रहार करता, जिसके परिणामस्वरूप एक निश्चित सीमा तक चोट लगती। बेशक हल्के घावों की यह डिग्री ध्रुवांत को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन वह इस परिणाम से बहुत संतुष्ट था। वह एक देर से 8वें क्रम के देव क्षेत्र का काले कछुए के दिव्य कवच पर निर्भर मध्य 10वें क्रम के देव क्षेत्र के स्वामी के साथ आमने सामने होने में सक्षम था। अगर बात फैलती तो बहुत से लोग चौंक जाते। इसके अलावा जैसे जैसे काले कछुए की दिव्य अग्नि की उसकी समझ और उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, काले कछुए के दिव्य कवच की ताकत भी लगातार बढ़ती जाएगी। उसकी रक्षा क्षमताएं और भी अधिक हो जाएंगी। फिर भी कवच के रूप के बिना भी ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अग्नि अपने मालिक की रक्षा करने में सक्षम थी। वास्तव में 10वीं क्रम के अंतिम देव क्षेत्र के स्वामी के लिए ध्रुवांत को मारना वास्तव में कठिन होगा। अब जब मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड ठीक हो गया है, रैंक 6 देवत्व पूरी तरह से परिष्कृत हो गया है और मुझे ब्लैक कछुआ दिव्य अग्नि की बेहतर समझ है, तो रॉयल पिल सिटी की यात्रा करने का समय आ गया है। ध्रुवांत ने खुद से निष्कर्ष निकाला। कीर्ति सेन और अन्य राणा परिवार के सदस्यों द्वारा सेवन किए गए क्लेश ग्रेड के उत्कृष्ट दिव्यता छर्रे बहुत पहले ही समाप्त हो चुके थे। इस प्रकार ध्रुवांत ने रॉयल पिल सिटी जाने और वहां उत्कृष्ट दिव्यता छर्रों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने की योजना बनाई। भले ही वह रॉयल पिल सिटी में पूरी सूची नहीं खरीद सकता था, लेकिन अल्केमिस्ट ग्रैंडमास्टर एसोसिएशन के प्रमुख चंद्रम या मुख्यालय में एसोसिएशन के बुजुर्गों को निश्चित रूप से पता होगा कि वह उन्हें कहां पा सकता है। पिछले अल्केमिस्ट ग्रैंडमास्टर प्रतियोगिता की सभी औषधीय जड़ी बूटियां एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई थीं। इसके अलावा ध्रुवांत यह देखना चाहता था कि रॉयल पिल सिटी में आरोही चंद्रमा ओल्ड मैन कैसा कर रहा है। इतने लंबे समय तक बूढ़े आदमी के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। ध्रुवांत को यह महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। क्या बूढ़े आदमी को कुछ हुआ था? अन्यथा इतने लंबे समय तक समाचार की कमी को समझाना मुश्किल था। निर्णय लेने के बाद ध्रुवांत ने कीर्ति और राणा परिवार को सूचित किया कि वह रॉयल पिल सिटी की यात्रा करेगा। पिछली बार की तरह कीर्ति सेन ने ध्रुवांत के साथ जाने पर जोर दिया। कीर्ति की मीठी जिद से हारकर ध्रुवांत आखिरकार मान गया। आखिरकार औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए रॉयल पिल सिटी जाने में कोई खतरा नहीं होना चाहिए। कीर्ति सेन के साथ जाने से पहले ध्रुवांत ने राणा कबीले मनोर की सुरक्षा में एक और ब्लैक टॉर्टोइस फॉर्मेशन जोड़ा, एक ऐसा फॉर्मेशन जिसे उन्होंने ब्लैक टॉर्टोइस डिवाइन फायर से समझा था। अपनी वर्तमान ताकत पर ब्लैक टॉर्टोइस फॉर्मेशन रक्षा और हमले के उद्देश्यों के लिए कई हजार ली तक आग और बर्फ दोनों तत्वों में हेरफेर करने में सक्षम था। सामान्य तौर पर 10वें क्रम के गॉड रियल मास्टर्स को फॉर्मेशन को तोड़ने में बहुत कठिनाई होगी। काले कछुए के समूह की व्यवस्था पूरी करने के बाद ध्रुवांत और कीर्ति ने मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड छोड़ दिया। जब वे आयरन रेडिक्स वर्ल्ड पर पहुंचे, जो मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के सबसे निकट की विश्व सतह थी, जिसमें एक ट्रांसमिशन एरे था, ध्रुवांत और कीर्ति वहां एक दिन तक रुके। उसके बाद उन्होंने क्लाउडसी मेनलैंड तक कई ट्रांसमिशन एरे बदले और ब्लैक वॉरियर्स सिटी पहुंचे। ब्लैक वॉरियर सिटी में उन दोनों ने ब्लैक वॉरियर सिटी ट्रांसमिशन सरणी के माध्यम से एक बार फिर प्रस्थान करने से पहले 2 दिनों के लिए कौशल निवास में आराम किया। 30 से अधिक बार के बाद ध्रुवांत और कीर्ति एक बार फिर वेस्ट क्रो वर्ल्ड में थे।
पश्चिमी क्राउड वर्ल्ड के प्रसारण तंत्र से बाहर निकलते हुए ध्रुवांत के दो लोगों के समूह ने बिना किसी देरी के पश्चिमी क्राउड वर्ल्ड से रॉयल पिल सिटी की ओर उड़ान भरी। 2 हफ्ते बाद वे दोनों रॉयल पिल सिटी के प्रवेश द्वार के सामने खड़े थे। बाहर से राजसी शहर को देखकर उनके दिलों में अभी भी प्रशंसा की भावना जाग रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉयल पिल सिटी ने कल्पना के सभी स्तरों को पार कर लिया था। ध्रुवांत को तो यह भी संदेह था कि दिव्य दुनिया के शहर रॉयल पिल सिटी की तुलना में छोटे लगेंगे। कुछ देर बाद दोनों धीरे धीरे शहर की ओर चल पड़े। पलक झपकते ही ध्रुवांत को गए हुए करीब 30 साल बीत गए। अल्केमिस्ट ग्रैंडमास्टर प्रतियोगिता के दृश्य उसके दिमाग में फिर से घूमने लगे। जिस समय उसने रॉयल पिल सिटी छोड़ा वह 7वें क्रम के देव क्षेत्र में भी नहीं था, जबकि अब उसकी ताकत पहले से ही 8वें क्रम के देव क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। दोनों ने सीधे अल्केमिस्ट ग्रैंडमास्टर एसोसिएशन के प्रमुख चंद्रम के निवास पर जाने के बजाय पहले रॉयल पिल हाउस का दौरा किया। ध्रुवांत रॉयल पिल हाउस की रॉयल पिल वाइन के लिए तरस रहा था। रॉयल पिल हाउस में भी उतनी ही भीड़ थी। वहां भी मुश्किल से कोई खाली टेबल बची थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत अच्छी थी। जब वे वहां पहुंचे तो खिड़की के पास एक अच्छी टेबल थी। उनके ऑर्डर जल्दी ही दे दिए गए। रॉयल पिल वाइन के 2 जग और कुछ छोटे साइड डिश। ध्यान आकर्षित न करना चाहते हुए ध्रुवांत ने मालिक डैनी के लिए अनुरोध नहीं किया। 20 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी रॉयल पिल वाइन का स्वाद वैसा ही नशीला था। अपने वाइन के प्याले को सहलाते हुए उसके दिमाग में एक विचार आया। अगर यह रॉयल पिल वाइन 1000 तरह के सेंट ग्रेड और उससे ऊपर के स्पिरिट पैलेट का इस्तेमाल करके बनाई गई है, तो शायद वह रॉयल पिल वाइन की एक किस्म बनाने के लिए 1000 तरह के सेंट ग्रेड और उससे ऊपर के स्पिरिट पैलेट का इस्तेमाल कर सकता है। यह निश्चित रूप से रॉयल पिल वाइन से बेहतर होगी। वह स्वयं एक अल्केमिस्ट ग्रैंडमास्टर थे। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि हेलस्टोन और जुआनजी खजाने में संत ग्रेड स्पिरिट छर्रों की कमी नहीं थी। लगता है मुझे 1000 दुनिया के खजाने को देखने के लिए वाकई कुछ समय निकालना चाहिए, ध्रुवांत ने सोचा। उसे याद आया कि आरोही चंद्रमा बूढ़े आदमी ने उसे बताया था कि 1000 दुनिया के खजाने में पवित्र श्रेणी के दिव्य छर्रे प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन बूढ़े आदमी द्वारा उसे 1000 दुनिया के जेड टोकन दिए जाने के बाद भी वह 1000 दुनिया के संप्रदाय के खजाने को देखने के लिए समय नहीं निकाल पाया था। 2 घंटे बाद ध्रुवांत और कीर्ति रॉयल पिल हाउस से बाहर निकले और अल्केमिस्ट ग्रैंडमास्टर एसोसिएशन के प्रमुख चंद्रम के निवास की ओर बढ़े। ध्रुवांत और कीर्ति के आगमन से चंद्रम बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उत्साहपूर्वक ध्रुवांत का हाथ पकड़कर उसे खींचा। हॉल में उसने ध्रुवांत को मुख्य मेजबान सीट पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और ध्रुवांत ने मना नहीं किया। चंद्रम को ध्रुवांत के रॉयल पिल सिटी आने का उद्देश्य सुनकर आश्चर्य हुआ। वरिष्ठ भाई को जो दिव्य छर्रों को परिष्कृत करने के लिए सामग्री चाहिए वह हमारे पास एसोसिएशन में है, बस उनमें से कुछ के लिए स्टॉक बहुत अधिक नहीं है। शायद 2 या 3 बैचों के लिए पर्याप्त हो। केवल स्वर्गीय पर्वत ही उन कई जड़ी बूटियों की आपूर्ति कर सकता है। स्वर्गीय पर्वत? ध्रुवांत की आंखों से पता चल रहा था कि वह असमंजस में था। उसने पहली बार इस स्वर्गीय पर्वत के बारे में सुना था। चंद्रम ने सिर हिलाया। हाँ, स्वर्गीय पर्वत काले कछुए की आकाशगंगा में स्थित नहीं है, यह सफेद बाघ की आकाशगंगा में है, इसीलिए वरिष्ठ भाई ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। स्वर्गीय पर्वत सफेद बाघ की आकाशगंगा का सबसे बड़ा पर्वत है। किंवदंती के अनुसार यह एक शक्तिशाली स्वर्गीय देव गुरु द्वारा छोड़ी गई एक दिव्य कलाकृति थी जिसमें कई कीमती दुर्लभ जड़ी बूटियां थीं। कुछ दिन पहले गुरु इस स्वर्गीय पर्वत पर चले गए थे। ध्रुवांत के दिल में सदमे की लहर दौड़ गई। बूढ़ा आदमी स्वर्गीय पर्वत पर चला गया। मास्टर वहां क्यों गए थे? ध्रुवांत ने पूछा। उसकी अंतःप्रज्ञा ने उसे बताया कि बूढ़ा आदमी वहां औषधीय जड़ी बूटियों के लिए नहीं गया था। इसके अलावा वह स्वर्गीय पर्वत वास्तव में स्वर्गीय भगवान मास्टर द्वारा छोड़ी गई एक दिव्य कलाकृति थी। क्या इसका मतलब यह था कि उच्चदेव क्षेत्र के ऊपर स्वर्गीय भगवान थे? अध्याय 715 स्वर्गीय देवताओं का रक्तकुंड। ध्रुवांत के पूछने पर चंद्रम ने उत्तर दिया, एक स्वर्गीय भगवान का रक्तकुंड है। किंवदंती है कि रक्तकुंड का निर्माण गिरे हुए स्वर्गीय भगवान गुरु के रक्त से हुआ था। यदि कोई एक दिन के लिए भी रक्तकुंड में साधना कर सकता है तो लाभ अनंत हैं।
ऐसी कहानियां हैं जो कहती हैं कि व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट के ग्रैंड एल्डर ने एक बार रक्तकुंड में साधना की थी जब वह अभी भी एक आंतरिक शिष्य था। इसके अलावा वह पूरे 1 महीने तक रक्तकुंड में रहा। 1 महीने के अभ्यास के बाद वह दूसरे क्रम के देव क्षेत्र से तीसरे क्रम के देव क्षेत्र में आगे बढ़ गया। 1 महीना द्वितीय श्रेणी देव क्षेत्र से तृतीय श्रेणी देव क्षेत्र की ओर आगे बढ़ना। ध्रुवांत और कीर्ति ने आश्चर्य से एक दूसरे पर नजर डाली। 1 माह, यहाँ तक कि ध्रुवांत की साधना गति भी इतनी चौंकाने वाली गति तक नहीं पहुंची, जबकि उसने 6ठे दर्जे के देवत्व को परिष्कृत किया था और काले कछुए की दिव्य अग्नि को भी प्राप्त किया था। यदि ध्रुवांत ने किसी तरह काले कछुए की दिव्य अग्नि प्राप्त कर ली, जबकि वह अभी भी द्वितीय श्रेणी के देव क्षेत्र में था, तो उसे तृतीय श्रेणी के देव क्षेत्र में पहुंचने में आधा वर्ष लग जाएगा। चंद्रम ने आगे कहा, जब वह व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट का ग्रैंड एल्डर रक्तकुंड से बाहर आया तो उसने पाया कि उसका शरीर ईथरिक शरीर में बदल गया था। उसकी साधना की गति 5 गुना तेज थी। इस वजह से वह व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट का ग्रैंड एल्डर 1000 साल से भी कम समय में 10वें क्रम के देव क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम था। अगर यह उसकी पिछली साधना की गति थी तो उसे आज जहां वह है वहां पहुंचने से कम 5000 साल की जरूरत होगी। यह जानकारी ध्रुवांत और कीर्ति तक पहुंची। ईथरिक काया, यह ईथरिक काया अद्वितीय काया की सूची में भी विशेष थी। प्राचीन अभिलेखों में जिन व्यक्तियों के पास ईथरिक काया होती है वे एक ईथरिक अवस्था में प्रवेश करते हैं जो अस्थिर नींद के दुष्प्रभाव के बिना उनकी साधना प्रगति को गति दे सकती है। इसके अलावा उनकी समझ की क्षमता पहले से अधिक मजबूत होगी। यह सब सुनकर यहाँ तक कि ध्रुवांत जैसा सच्चा ड्रैगन शरीर वाला व्यक्ति भी उत्तेजित होने से नहीं बच सका। यदि वह अपने सच्चे ड्रैगन शरीर के ऊपर एक ईथरिक शरीर जोड़ सके तथा अपने काले कछुए दिव्य अग्नि को न भूले तो हाई गॉड एडवांसमेंट टूर्नामेंट से पहले वह 100% निश्चितता के साथ हाई गॉड दायरे में प्रवेश कर सकता है। उसे पूरा विश्वास था कि हाई गॉड एडवांसमेंट टूर्नामेंट में प्रथम स्थान उसका होगा। क्या रक्तकुंड के अंदर साधना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ईथरिक काया प्राप्त होती है? कीर्ति ने पूछा। चंद्रम ने सिर हिलाया। सबसे अधिक संभावना है, हाँ। अब तक कुल 6 लोग हैं जिन्होंने स्वर्गीय भगवान के रक्तकुंड में साधना की है और इन 6 लोगों ने ईथरिक काया प्राप्त की है। 6 लोग। ध्रुवांत हैरान था। आप कह रहे हैं कि इतने सालों में केवल 6 लोगों ने ही रक्तकुंड में साधना की है? चंद्रम ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, कई लाखों वर्षों में केवल 6 लोग ही रक्तकुंड में साधना करने में सफल रहे। स्वर्गीय पर्वत पर रक्तकुंड केवल 10 से 50,000 वर्षों के बीच एक बार दिखाई देता है और हर बार यह एक अलग स्थान पर केवल 1 महीने की अवधि के लिए दिखाई देता है। जब 1 महीना पूरा हो जाता है तो स्वर्गीय भगवान का रक्तकुंड गायब हो जाता है। इस पूरे समय में केवल 6 लोग ही रक्तकुंड को खोजने में सक्षम थे जब यह दिखाई दिया। ध्रुवांत का उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया। कई मिलियन वर्षों में केवल 6 व्यक्ति, फिर भी यह आश्चर्य की बात नहीं थी। अगर कोई रक्तकुंड में साधना कर सकता है तो आकाशगंगा में कई स्वामी होंगे, तो फिर वे कैसे पुष्टि करते हैं कि स्वर्गीय देवताओं का रक्तकुंड प्रकट होगा? ध्रुवांत ने पूछा। हर बार जब स्वर्गीय भगवान का रक्तकुंड दिखाई देता है तो पूरा स्वर्गीय पर्वत एक धुंधली रक्तिन धुंध में लिपटा होता है। चंद्रम ने समझाया। 10 दिन पहले स्वर्गीय भगवान का रक्तकुंड दिखाई दिया, इसलिए मास्टर और सीनियर सुरागी वहां पहुंचे। सुरागी? ध्रुवांत और कीर्ति दोनों ने एक स्वर में कहा। विशेष रूप से कीर्ति अविश्वसनीय रूप से उत्साहित दिख रहे थे। यद्यपि वह अपने गुरु के बारे में कुछ समाचार ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वर्ष से जब उसके गुरु ने अमावस्या की भूमि छोड़ दी थी, सुरागी और कीर्ति ने एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखा था। अप्रत्याशित रूप से रॉयल पिल सिटी की इस यात्रा में उसे वास्तव में पता चला कि उसके मास्टर आरोही चंद्रमा ओल्ड मैन के साथ स्वर्गीय पर्वत पर गए थे। कीर्ति ने तत्काल पूछा, क्या मेरे गुरु ठीक हैं? मास्टर? चंद्रम हैरान था। वरिष्ठ सुरागी कीर्ति के गुरु हैं। ध्रुवांत ने सरलता से समझाया। केवल अब चंद्रम को पता चला कि कीर्ति सुरागी का निजी शिष्य था। हालांकि चंद्रम सुरागी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि कुछ दिन पहले सुरागी अचानक रॉयल पिल सिटी में दिखाई दिया था
और उसने आरोही चंद्रमा बूढ़े आदमी को स्वर्गीय पर्वत में स्वर्गीय भगवान के रक्तकुंड के प्रकट होने के बारे में बताया था। तुरंत आरोही चंद्रमा बूढ़ा आदमी और सुरागी चले गए। ध्रुवांत ने फिर चंद्रम से स्वर्गीय पर्वत के बारे में अन्य बातें पूछीं। ध्रुवांत को यह पूछते हुए सुनकर कि क्या हाईगौड़ के ऊपर के क्षेत्र को स्वर्गीय ईश्वर कहा जाता है, चंद्रम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो पहले दिव्य दुनिया में गया हो। हालांकि हमारे निचले क्षेत्र में कुछ हाईगौड़ क्षेत्र के स्वामी मानते हैं कि हाईगौड़ क्षेत्र के बाद स्वर्गीय ईश्वर आता है, लेकिन इतने सालों में हमारी निचली दुनिया की सतहों पर केवल एक व्यक्ति ही स्वर्गीय ईश्वर बनने में सफल हुआ, वही जो व्हाइट टाइगर गैलेक्सी के स्वर्गीय पर्वत में गिर गया है। ध्रुवांत हैरान था, उस स्वर्गीय पर्वत के महान गुरु की मृत्यु कैसे हुई? उनके जैसे निम्न लोक में वह व्यक्ति सबसे शक्तिशाली था, यह संभव नहीं था कि उसे किसी और ने मारा हो। चंद्रम ने अपना सिर हिलाया, कोई नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जिस क्षण वह स्वर्गीय परमेश्वर तक पहुंचा, उसे निचले क्षेत्र के आक्रमण का सामना करना पड़ा और वह मर गया। यही कारण है कि इतने सालों में किसी भी उच्च देव क्षेत्र। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके निचले क्षेत्र में कोई स्वर्गीय देव गुरु नहीं था, जबकि अधिकांश उच्चस्तरीय उच्चदेव क्षेत्र के गुरु दिव्य जगत में चढ़ गए थे। दूसरी ओर ध्रुवांत को यह जानने की उत्सुकता थी कि अगर एक उच्चदेव क्षेत्र का स्वामी पहले से ही इतना शक्तिशाली है, तो एक स्वर्गीय देव स्वामी कितना भयानक होगा। अगर स्वर्गीय देव स्वामी निचले क्षेत्र में ही रहे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे आसानी से पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं? मूल रूप से चंद्रम ध्रुवांत और कीर्ति को अपने साथ रखना चाहता था, उनके लिए एक स्वागत भोज आयोजित करने की योजना बना रहा था, लेकिन स्वर्गीय पर्वत के बारे में सुनने के बाद वे दोनों और अधिक समय तक वहां नहीं रुके। दोनों रॉयल पिल सिटी से अपने अगले गंतव्य व्हाइट टाइगर गैलेक्सी की ओर निकल पड़े। औसत 8वें क्रम देव क्षेत्र साधकों के लिए संचरण सरणियों को ध्यान में रखते हुए व्हाइट टाइगर गैलेक्सी के स्वर्गीय पर्वत तक पहुंचने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन ध्रुवांत अपनी तलवार पर पूरी गति से उड़ते हुए ट्रांसमिशन एरे के साथ 10 दिनों के भीतर पहुंचने में सक्षम हो गया। कीर्ति का हाथ पकड़कर शहतूत की तलवार निकालते हुए वह उसे शहतूत की तलवार पर ले आया और उनकी आकृतियां प्रकाश की एक किरण में विशाल अंतरिक्ष से गायब हो गईं। उनके पीछे रॉयल पिल सिटी धीरे धीरे छोटी होती गई। 9 दिन बाद असीम अंतरिक्ष के एक ओर से ध्रुवांत और कीर्ति अपने सामने फैली विशाल आकाशगंगा को देखकर आश्चर्यचकित थे, तथा आकाश में मंडराते स्वर्गीय पर्वत को, जो धुंधली रक्तिन धुंध के पीछे छिपा हुआ था, देखकर आश्चर्यचकित थे। यह स्वर्गीय पर्वत है? ध्रुवांत अवाक रह गया। उसके सामने पहाड़ उसकी दृष्टि से कहीं ज्यादा दूर तक फैला हुआ था, यहाँ तक कि वह यह भी नहीं बता सकता था कि एक छोर से दूसरे छोर तक कितने ली थे। रॉयल पिल सिटी को देखने की तुलना में उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा अतिरंजित थी। यह कल्पना करना सचमुच कठिन था कि यह स्वर्गीय पर्वत वास्तव में एक दिव्य कलाकृति थी। ध्रुवांत का ईश्वरीय पर्वत ज़ूमी अगर वह अपनी सीमा तक फैला भी देता, तो भी वह स्नो विंड कॉन्टिनेंट जितना ही बड़ा हो सकता था। फिर भी यह इस स्वर्गीय पर्वत के 1% से भी कम था। स्वर्गीय पर्वत इतना ऊंचा था कि वे उसका शिखर भी नहीं देख सके। चलो चलें। काफी समय बाद ध्रुवांत ने कीर्ति से कहा जब वह शांत हो गया था। अब स्वर्गीय परमेश्वर के रक्तकुंड के लुप्त होने में केवल 11 दिन शेष थे। बहुत कम उम्मीद के बावजूद ध्रुवांत अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। कुछ घंटों बाद ध्रुवांत और कीर्ति स्वर्गीय पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। स्वर्गीय पर्वत की तलहटी में बड़े बड़े शहर बसे थे। प्रत्येक शहर बर्फीले महाद्वीप के आधे हिस्से जितना बड़ा था। ध्रुवांत को पता था कि इन बड़े शहरों का निर्माण व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट और व्हाइट टाइगर गैलेक्सी की महाशक्तियों और परिवारों द्वारा किया गया था। जिस समय वे पहुंचे, उसी समय कई देव क्षेत्र के स्वामी सभी दिशाओं से भागते हुए दिखाई दिए। विशाल स्थान में बहुत सारे लोग थे, और ये लोग भी स्वर्गीय भगवान के रक्तकुंड के लिए आए थे। अध्याय 716 टूटी तलवार संप्रदाय। समय की कमी के कारण ध्रुवांत और कीर्ति ने पहाड़ी शहरों में समय बर्बाद न करते हुए सीधे हेवनली माउंटेन की ओर प्रस्थान किया। यद्यपि चारों आकाशगंगाओं से असंख्य साधक एक ही समय में वहां आ रहे थे, किंतु स्वर्गीय पर्वत वास्तव में बहुत बड़ा था,
जिससे वे सभी साधक समुद्र में गिरती हुई वर्षा की बूंदों के समान लग रहे थे, जो ध्रुवांत की दृष्टि से ओझल हो गए। आधे दिन बाद वे दोनों एक घाटी के ऊपर हवा में रुक गए। यह स्वर्गीय पर्वत बहुत बड़ा है। स्वर्गीय भगवान के रक्तकुंड को ढूंढना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, कीर्ति सेन ने कहा। ध्रुवांत ने सहमति में सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लाखों वर्षों में केवल 6 लोग ही स्वर्गीय परमेश्वर के रक्तकुंड को खोजने में सक्षम हुए। इस विशाल क्षेत्र में रक्त के कुंड की तलाश करना समुद्र में एक कंकड़ की तलाश करने से लाख गुना कठिन था। इस बिंदु पर ध्रुवांत को समझ में आया कि स्वर्गीय भगवान के रक्तकुंड के बारे में बात करते समय चंद्रम को थोड़ा भी प्रलोभन क्यों नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंद्रम का मानना था कि इसे खोजना असंभव था और इसलिए समय और प्रयास बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा विभिन्न सेनाओं के स्वामी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक छोटी सी असहमति जल्दी ही लड़ाई में बदल सकती थी, जहां हत्या अपरिहार्य थी। संक्षेप में, इस समय स्वर्गीय पर्वत एक सुरक्षित स्थान नहीं था। चंद्रम के अनुसार पिछली बार जब स्वर्गीय परमेश्वर का रक्तकुंड प्रकट हुआ था तो 4 आकाशगंगाओं से 1 लाख से अधिक देव क्षेत्र साधकों ने स्वर्गीय पर्वत में प्रवेश किया था, लेकिन एक छोटे से महीने में लगभग सभी 1 लाख देव क्षेत्र साधक मारे गए। यह एक भयावह आंकड़ा था। चलो थोड़ी देर आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, ध्रुवांत ने कीर्ति से कहा। हवा के साथ खून की हल्की गंध आ रही थी। ऐसा लगता है कि जिस जगह पर वे थे उसके आसपास कहीं बहुत से लोग मरे थे, नहीं तो खून की गंध फैल जाती। कीर्ति ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। ध्रुवांत ने नीचे की घाटी का निरीक्षण किया और दोनों नीचे उतरकर एक छोटी सी झील के पास पहुंचे। एहतियात के तौर पर ध्रुवांत ने कीर्ति को जुआंजी कवच पहनाया। इस जुआंजी कवच में जुआंजी खजाने के सभी कवचों में सबसे मजबूत रक्षा क्षमता थी। कोई भी औसत 7वें क्रम और 8वें क्रम का देव क्षेत्र कीर्ति सेन को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। छोटी सी झील के आसपास के माहौल को देखते हुए ध्रुवांत की भौहें ऊपर उठ गईं। शांत वातावरण के बावजूद ध्रुवांत की अंतरात्मा ने उसे आगाह कर दिया कि इस घाटी में कुछ गड़बड़ है। वहां बहुत शांति थी, भयावह शांति। इसके अलावा वहां चारों ओर एक छिपी हुई मृत्यु की आभा थी। मृत्यु आभा। ध्रुवांत की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। ध्रुवांत, चलो दूसरी जगह चलते हैं, कीर्ति ने कहा। यहाँ तक कि कीर्ति भी घाटी के असामान्य वातावरण को बता सकता था। ध्रुवांत ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वे दोनों घाटी छोड़ने वाले थे, घाटी के ऊपर तेज हवाओं का शोर सुनाई देने लगा। नीचे एक घाटी है, चलो वहां थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसकी माँ, हमें सिर्फ 7 पंख वाले बाघ के 2 अंडे मिले हैं, लेकिन व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट के उन कमीनों ने तो हमें लूट लिया है। कई आकृतियां घाटी की ओर उड़कर आईं। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये लोग कुछ प्रमुख परिवार के शिष्य थे जो स्वर्गीय परमेश्वर के रक्त के कुंड को निशाना बना रहे थे, और जब वे घाटी से गुजर रहे थे तो वहां आराम करने के लिए रुक रहे थे। हालांकि रक्त कुंड को खोजने में कठिनाई के कारण इनमें से अधिकांश परिवारों के शिष्य रक्तकुंड के बजाय अन्य खजानों की खोज पर ध्यान केंद्रित करते थे। सामान्य समय में स्वर्गीय पर्वत प्रतिबंधों की परतों द्वारा संरक्षित था। जितना ऊपर कोई जाता, ये प्रतिबंध उतने ही शक्तिशाली होते। केवल जब स्वर्गीय भगवान का रक्तकुंड प्रकट हुआ तो पूरे स्वर्गीय पर्वत पर रक्तिम धुंध छा गई। ये प्रतिबंध बहुत कमजोर हो गए, रक्तिम धुंध द्वारा दबा दिए गए। इन शक्तिशालामा परिवारों के स्वामी स्वर्गीय पर्वत में प्रवेश करने के इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाएंगे। नीचे उतरने के बाद घाटी में ध्रुवांत और कीर्ति को देखकर कई लोगों के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ 2 छोटे प्रेमी जोड़े अंतरंग हो रहे होंगे। उनमें से एक चौकोर चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी कुटिलता से हंसा। उसकी आंखें चमक उठीं जैसे ही उसने कीर्ति को देखा। अभी तक ऐसा कोई नहीं था जो कीर्ति की सुंदरता को अनदेखा कर सके। मैं अभी भी गुस्से से भरा हुआ हूँ। जब से उन कमीनों व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट के ग्रैंड एल्डर्स ने हमसे 2 7 विंड टाइगर अंडे लूटे हैं, लगता है कि मैं थोड़ी देर में अपना गुस्सा निकाल सकता हूँ। समूह में से एक और बोला। उसकी नजर पूरे समय कीर्ति सेन पर टिकी हुई थी। 7 पंखों वाला बाघ एक प्रकार का प्राचीन भयंकर जानवर था, इसलिए उसके अंडे बहुमूल्य खजाने थे। यदि उसे वयस्क होने तक पाला जाए
तो 7 पंखों वाले बाघ की ताकत उच्च स्तरीय देव क्षेत्र तक पहुंच सकती है। जिस किसी के भी 7 विंग्स टाइगर के अंडे लूट लिए गए होंगे वह क्रोध से उबल रहा होगा। ध्रुवांत की आंखों में एक तीखी चमक चमक उठी, वह अंदर ही अंदर व्यंग्य कर रहा था। ये लोग व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट के ग्रैंड एल्डर्स से परेशान थे, लेकिन इसके बजाय वे अपना गुस्सा उस पर निकालना चाहते थे। ध्रुवांत की दिव्य भावना ने दूसरे पक्ष को भी प्रभावित किया। 2 मध्य 9वें क्रम देव क्षेत्र, एक शिखर मध्य 9वें क्रम देव क्षेत्र और एक प्रारंभिक 9वें क्रम देव क्षेत्र। वरिष्ठ भाई चिन्ना, इसे भूल जाओ, जितनी कम परेशानी होगी उतना अच्छा होगा। इस बिंदु पर शुरुआती 9वें क्रम देव क्षेत्र साधकों ने हिचकिचाहट की। यह सुनकर 9वें क्रम के देव क्षेत्र के मध्यम आयु वर्ग के शीर्ष व्यक्ति ने, जिसने सबसे पहले बात की थी, असंतोष में अपना चेहरा खींचा। जूनियर भाई चिन्ना, मुझे मत बताओ कि तुम एकमात्र 8वें क्रम के देव क्षेत्र के बच्चे से डरते हो। व्हाइट टाइगर गैलेक्सी में क्या हमारे ब्रोकन स्वॉर्ड सेक्ट को अन्य लोगों की इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करने की आवश्यकता है? यह सही है, अगर सीनियर भाई लोधी आज यहाँ नहीं होते तो हम व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट के उन कमीनों से भी निपट लेते। एक और ने घमंड से कहा। तो ये लोग टूटी तलवार संप्रदाय से हैं, ध्रुवांत ने व्यंग्य किया। यहाँ आने से पहले ध्रुवांत ने व्हाइट टाइगर गैलेक्सी की सुपर शक्तियों के बारे में सीखा था। यह ब्रोकन स्वॉर्ड संप्रदाय व्हाइट टाइगर गैलेक्सी की सुपर शक्तियों में से एक था, जो व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट से ठीक नीचे रैंक करता था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे इतने अहंकार से बात करते थे, यहाँ तक कि व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट के ग्रैंड एल्डर्स का ध्यान रखना चाहते थे। लेकिन चूंकि जूनियर भाई चिन्ना ने ऐसा कहा है, बच्चे, हम तुम्हें तब तक जीने दे सकते हैं जब तक तुम आज्ञाकारी होकर किनारे खड़े रहोगे। हम संतुष्ट और आनंदित होने के बाद चले जाएंगे। चौकोर चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक ध्रुवांत से कहा। कीर्ति का नाजुक चेहरा क्रोध और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। कोई जरूरत नहीं, ध्रुवांत ने सीधे अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखते हुए जवाब दिया। इससे पहले कि वह एक और शब्द बोल पाता, ध्रुवांत ने कदम बढ़ाया और एक पल में अधेड़ उम्र के आदमी के ठीक सामने आ गया। उसकी उंगलियां मुड़कर पंजे जैसी हो गईं, जिसने अधेड़ उम्र के आदमी के सिर को टुकड़ों में कुचल दिया। फिर उसकी सच्ची अमरसार अग्नि भड़क उठी। टूटी तलवार संप्रदाय के अन्य 3 लोग तब स्तब्ध रह गए जब स्थिति ने अचानक ऐसा मोड़ ले लिया कि वे तीनों प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो गए। चारों में से सबसे शक्तिशाली वरिष्ठ भाई चिन्ना था, फिर भी उसे 8वें क्रम के देव क्षेत्र के एक दिवंगत बच्चे ने नष्ट कर दिया। ध्रुवांत ने मृत व्यक्ति के अवशेषों को देखने की जहमत नहीं उठाई। वह मुड़ा, शेष 3 को ठंडे भाव से देखते हुए, आप किससे निपटना चाहते हैं? यह मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन आपको मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था। ध्रुवांत, क्या आप ध्रुवांत हैं? तीनों लोगों के चेहरे पर तनाव आ गया। ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट प्रतियोगिता में पिल किंग का खिताब जीतना ध्रुवांत के बारे में पहले से ही 4 आकाशगंगाओं में आम बात थी। ब्रोकन स्वॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्गों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानते थे, लेकिन जिस बात ने उन्हें आशंकित किया वह यह नहीं था कि ध्रुवांत इस अवधि का पिलकिंग था, बल्कि यह तथ्य था कि ध्रुवांत आरोही चंद्रमा ओल्ड मैन का निजी शिष्य था। वे तीनों जानते थे कि उनके टूटी तलवार संप्रदाय के पिछले कुलपति की मृत्यु आरोही चंद्रमा बूढ़े आदमी के हाथों हुई थी। जैसे जैसे उनके चेहरे पीले होते गए, उनके बीच ध्रुवांत की छवि धुंधली होती गई। हर बदलाव के साथ हवा में खून के छींटे उठते गए। कुछ सांसों के बाद घाटी में 3 और लाशें थीं। अचानक पूरी घाटी जोर से कांप उठी, मानो कोई अद्वितीय क्रूर जानवर जन्म लेने वाला हो। ध्रुवांत का चेहरा तनावग्रस्त हो गया और वह कीर्ति के पास वापस आ गया। उसका हाथ खींचते हुए उसकी चिंतित आवाज सुनाई दी, जल्दी से चले जाओ। शहतूत की तलवार पहले से ही हवा में हिल रही थी और ध्रुवांत के पैर के छूते ही तेजी से घाटी से दूर चली गई। ध्रुवांत और कीर्ति के घाटी से बाहर निकलने के बाद घाटी का तल फट गया तथा एक जानवर का विशाल काला सिर धरती से बाहर निकल आया। अध्याय 717 ब्लैक डंग टेरागॉन। ध्रुवांत और कीर्ति ने अपने कंधों पर नजर डाली और चौंक गए। उस विशालकाय जानवर का सिर धरती से सिर्फ आधा बाहर था, फिर भी उसकी लंबाई 10 ली से ज्यादा थी। जबकि वे दोनों अभी भी सदमे में थे, नीचे मौजूद जानवर ने अंततः अपना पूरा सिर धरती से बाहर निकाला। घाटी पूरी तरह नष्ट हो गई थी,
हर जगह चट्टानें और धूल उड़ रही थी। अपने सिर का पीछा करते हुए विशालकाय जानवर ने अंततः खुद को जमीन से मुक्त कर लिया। यह विशालकाय काला जानवर काले ड्रैगन और काले भालू के बीच का संकर जैसा दिखता था। इसकी आंखें लाल थीं और इसका मुंह इतना बड़ा था कि यह एक बार में पूरी बड़ी पहाड़ी को निगल सकता था और काली धुआं छोड़ता हुआ दिखाई देता था। इसके पंजे सबसे तेज ब्लेड से भी ज्यादा घातक दिखते थे। यह ब्लैक डंग टेरागॉन है। ध्रुवांत के दिमाग में एक नाम कौंधा। उसने आश्चर्य से कहा, ब्लैक डंग टेरागॉन एक प्रकार का डार्क एलिमेंट राक्षसी जानवर था। किंवदंतियों का कहना है कि यह नर्क के एक भयंकर जानवर घोस्ट टेरास की संतान थी, जो बचाव और हमले दोनों में दुर्जय था। ध्रुवांत को आखिरकार समझ में आ गया कि घाटी में उसे जो मौत की आभा महसूस हुई वह कहाँ से आई थी। मौत की आभा ब्लैक डंग टेरागन के शरीर से आई थी। ब्लैक डंग टेरागन को न केवल मृत चीजें खाना पसंद था, बल्कि उसे साधना करने के लिए मौत की आभा को अवशोषित करने का भी शौक था। ध्रुवांत को आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह ब्लैक डंग टेरागॉन कम से कम 10वें क्रम का देव क्षेत्र था, और यह न तो प्रारंभिक था और न ही मध्य, बल्कि अंतिम 10वें क्रम का देव क्षेत्र था। यह 10वें क्रम के देव क्षेत्र के अंतिम चरण में है। ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो की आवाज गंभीर लग रही थी, उच्चदेव क्षेत्र में प्रवेश करने के बहुत करीब। एक ब्लैक डंग टेरागॉन जो हाई गॉड दायरे में प्रवेश करने के करीब था। यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो को भी इसे मारने में कठिनाई होगी, मुख्य रूप से ड्रैगन पर्ल के संयम के कारण, जिससे वह ध्रुवांत से 1000 झांग से अधिक अलग नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्रुवांत के पास एकमात्र विकल्प था कि वह कीर्ति को लेकर आए और शहतूत तलवार पर अपनी सबसे तेज गति से उड़े, अब और पीछे न हटे। ध्रुवांत और कीर्ति आकाश में तेजी से बढ़ते हुए प्रकाश की एक किरण में गायब हो गए। हालांकि ब्लैक डंग टेरागन का अस्तित्व लगभग हाई गॉड रियल मास्टर के बराबर था। इससे आगे निकल जाना उतना आसान नहीं था जितना लगता है। पीछे से पीछा करते हुए उस काले कालकोठरी ड्रैगन ने हर सांस के साथ दूरी कम कर दी। उसके मुंह से निकलने वाला काला धुआं ध्रुवांत की पीठ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर था। अपने कंधे के ऊपर से बढ़ते हुए बड़े होते जा रहे ब्लैक डंग टेरागॉन को देखते हुए ध्रुवांत की आंखों में एक चमक सी चमकी। ऐसा लगता है कि मेरे पास ब्लैक टॉर्टोइज डिवाइन फायर का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक विचार के साथ बर्फीली नीली आग से जलती हुई 2 बर्फीली सफेद लंबी तलवारें दिखाई दीं, जो पीछे से काले जानवर पर हमला कर रही थीं। जब दोनों तलवारें उड़कर पास से गुजरीं तो उनके बीच का हवाई क्षेत्र जम गया तथा पास की चट्टानों और पत्थरों तक फैल गया। मानो उसे 2 बर्फीली नीली तलवारों की घातकता का पता था। उसका विशाल शरीर घूम गया, जिससे आसपास का स्थान हिल गया और ब्लैक डंग टेरागन ने वास्तव में हमले को टाल दिया। ध्रुवांत ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि ब्लैक टॉर्टोइज डिवाइन फायर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यह हाई गॉड दायरे के नजदीक एक अस्तित्व के सामने थोड़ा कम था। आखिरकार ध्रुवांत केवल 8वें क्रम के देव दायरे में था। उसके और ब्लैक डंग टेरागॉन के बीच 2 महान दायरे का अंतर था। सख्ती से कहें तो यह 2 महान दायरे से ज्यादा था। ध्रुवांत ने कीर्ति के साथ अपनी तलवार पर पूरी गति से उड़ना जारी रखा। इसके बाद उसने अब हमला करने के लिए ब्लैक टॉर्टोइस डिवाइन फायर लॉन्गस्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ब्लैक डंग टेरागॉन की गति को धीमा करके उसे रोकने के लिए इस्तेमाल किया। चाहे उसने कैसे भी पीछा किया, वह ध्रुवांत और कीर्ति को पकड़ने में सक्षम नहीं था। कुछ समय बाद ध्रुवांत निराश हो गया। इस ब्लैक डंग टेरागन ने उन दोनों को लक्ष्य बना लिया था और लगातार उनका पीछा कर रहा था। संभवतः ब्लैक डंग टेरागन के अत्यधिक दबाव के कारण पूरे रास्ते में उनकी मुलाकात अन्य साधकों से नहीं हुई। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, आधे दिन बाद वह ब्लैक डंग टेरागन अभी भी ध्रुवांत की पूंछ का पीछा कर रहा था, मानो दोनों पक्षों के बीच गहरी नफरत मौजूद थी। ध्रुवांत और कीर्ति जेड स्लिप्स के जरिए आरोही चंद्रमा बूढ़े आदमी और सुरागी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों में से किसी भी बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया। यह स्वर्गीय पर्वत अत्यंत विशाल था और जेड स्लिप केवल एक निश्चित सीमा के भीतर ही कार्य कर सकती थी। स्पष्ट रूप से हम बूढ़े आदमी या सुरागी से संपर्क नहीं कर पाएंगे, ध्रुवांत ने अपने दिल में थोड़ी आह भरी। एक समय ऐसा आया जब ध्रुवांत का धैर्य जवाब दे गया, क्योंकि उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इतने लंबे समय तक पीछा किए जाने के बाद
वह ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो से बाहर आकर उस कष्टप्रद जानवर को मारने के लिए कहने वाला था, लेकिन ब्लैक डंग टैरागन जो आधे दिन से लगातार उनका पीछा कर रहा था, अचानक रुक गया। हवा में मंडराते हुए उसने ध्रुवांत की दिशा में केवल उग्र दहाड़ लगाई, लेकिन उसने ध्रुवांत का और पीछा करने की हिम्मत नहीं की। फिर भी उसने जाने से इनकार कर दिया। ध्रुवांत उसके व्यवहार से अचंभित रह गया। क्या आगे कुछ ऐसा था जिससे ब्लैक डंग टैरागन डर रहा था? ध्रुवांत ने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की जल्दी की, हालांकि उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उसने ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो से पूछा, भले ही उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। ध्रुवांत ने फिर से पीछे देखा। ब्लैक डंग टैरागन अभी भी उसी स्थान पर मंडरा रहा था। उसकी आंखों में अनिश्चितता झलक रही थी, लेकिन उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने कीर्ति सेन की राय पूछी और स्वाभाविक रूप से उसने उसके निर्णय का पालन करने का फैसला किया। अब और कोई हिचकिचाहट न करते हुए ध्रुवांत कीर्ति के साथ तलवार पर उड़ते हुए आगे बढ़ता रहा। उनकी दिव्य भावना फैल गई तथा वे उड़ते समय सतर्कतापूर्वक आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने लगे। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ब्लैक डंग टैरागन को इन इलाकों में किस बात का डर था, लेकिन इसके पीछे कोई अच्छा कारण अवश्य होगा। ब्लैक डंग टैरागन से जल्दी से भागने के लिए ध्रुवांत अपनी सबसे तेज गति से उड़ रहा था, इसलिए वह यह निर्धारित नहीं कर सका कि वे स्वर्गीय पर्वत के किस हिस्से में थे। चारों ओर घना सन्नाटा था। यहाँ वहाँ खरपतवार के टुकड़ों के अलावा वह केवल गंजे पेड़ ही देख सकता था। इन गंजे वृक्षों के तने और शाखाएं अजीब तरह से मुड़ी हुई और घुमावदार थीं। उनमें न तो एक भी पत्ता था और न ही कोई फल। कुछ दूर तक उड़ने के बाद ध्रुवांत ने देखा कि दृश्य बदलने लगा है। उसके नीचे की जमीन विभिन्न आकार और साइज की आबनूस राक्षसी जानवरों की हड्डियों से अटी पड़ी है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। ये 7 पंखों वाले बाघ की हड्डियां हैं। यह एक प्रेत भेड़िया है। बैंगनी राजसी सा। ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो के ज्ञान और दृष्टि के साथ वह एक नजर में बता सकता था कि ये किस प्रकार की राक्षसी जानवरों की हड्डियां थीं। इसके अलावा उनकी हड्डियों की स्थिति से उसने अनुमान लगाया कि ये राक्षसी जानवर उच्चस्तरीय देव क्षेत्र थे। ध्रुवांत और कीर्ति ने आबनूस समुद्र जैसी हड्डियों के ढेर को देखा। उनके दिलों में सदमे की बड़ी लहरें उठीं। वह क्या था जिसने इतने सारे उच्चस्तरीय देव क्षेत्र के राक्षसी जानवरों को मार डाला? उसी समय ध्रुवांत के मन में झिझक उभरी, क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अग्नि के मालिक के रूप में वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन कीर्ति का क्या? कीर्ति सेन ने ध्रुवांत की झिझक और चिंता को देखा और धीरे से सांत्वना दी, चलो आगे चलते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। ध्रुवांत ने आखिरकार सिर हिलाया और कीर्ति सेन को याद दिलाया कि वह उसके साथ न रहे। अंदर ही अंदर उसने ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो से कहा कि अगर कोई खतरा हो तो कीर्ति सेन की रक्षा करें, क्योंकि उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि ध्रुवांत देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। इस प्रकार वह और कीर्ति आगे की ओर उड़ते रहे। किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में उन्होंने जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई बनाए रखी। हालांकि इन उच्चस्तरीय राक्षसी जानवरों की हड्डियों की तुलना एक पूर्ण शव से नहीं की जा सकती है, लेकिन वे एक संत क्षेत्र साधक की लाश से अधिक मूल्यवान हैं। उनका उपयोग मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के रक्त बलिदान के लिए किया जा सकता है, ताकि इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाया जा सके। ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो ने कहा। ध्रुवांत पहले तो दंग रह गया, लेकिन उसने तुरंत ही कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वह आगे की ओर उड़ा, ये आबनूस राक्षसी जानवर की हड्डियां उसकी असुर अंगूठी में उड़ गईं। जब वे 1 घंटे तक आगे बढ़ते रहे तो वह उतनी ही देर तक हड्डियां एकत्र करता रहा। तभी अचानक सामने की दिशा से 9 रंगों का कोहरा हवा में घूमने लगा, जिससे मृत्यु जैसी आभा फैल रही थी। यह 9 रंग का शव जहर है। यह बेहद जहरीला है, सावधान रहें। 9 रंग के कोहरे को देखते हुए ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो ने चेतावनी दी। वास्तव में इससे पहले कि वह कुछ कहता, ध्रुवांत ने काले कछुए की दिव्य अग्नि को बुला लिया था
तथा 2 बर्फीली तलवारों को लगातार उनके चारों ओर उड़ाने के लिए प्रेरित किया था। वह 9 रंग का शव विष ध्रुवांत के पास बिल्कुल भी नहीं पहुंच सका। अध्याय 718 स्वर्गीय देवताओं के रक्तकुंड का पता लगाना। काले कछुए की दिव्य अग्नि से निर्मित 2 बर्फीली आग वाली तलवारें होने के बावजूद जो 100 झाम के दायरे में 9 रंग के शव विष को दूर रखती थीं, ध्रुवांत को अभी भी अपने चारों ओर देखने मात्र से ही अपने सिर में झुनझुनी महसूस होती थी। केवल उस विष में रंग होता है जो अत्यधिक विषाक्तता तक पहुंच गया हो, और यह 9 रंगों वाला विष निश्चित रूप से शीर्षस्थ विष था। इस समय ध्रुवांत का असली ड्रैगन शरीर जितना भी मजबूत था, 9 रंग के शव के जहर के संपर्क में आने वाली त्वचा का एक छोटा सा क्षेत्र ही ध्रुवांत को काफी पीड़ा दे सकता था। इस समय कीर्ति सेन के शरीर से एक नरम लेकिन उज्ज्वल बौद्ध धर्म प्रकाश उत्सर्जित हुआ, जिसने एक सुरक्षात्मक अवरोध का निर्माण किया। उसी समय उसने अपने पहने हुए जुआनजी अमोर को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। ध्रुवांत ने कीर्ति का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसे चोट पहुंचाए बिना जितना संभव था उतना मजबूती से, और आगे की ओर उड़ गया। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, वे केवल आगे ही बढ़ते रह सकते थे। जैसे ही 9 रंग का शव विष एकत्रित हुआ, दोनों आकृतियां विष के घने समुद्र में गायब हो गईं। 9 रंग शव विष के समुद्र के भीतर ध्रुवांत ने अपनी दिव्य भावना को फैलाया, उनके चारों ओर सौली के दायरे को कवर किया। ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अग्नि की लंबी तलवारें एक प्रभावी सुरक्षा विधि थीं, लेकिन जिस दर से वे उसके देवता युद्ध क्यूई को कम कर रहे थे वह चिंताजनक था। भले ही वह पहले से ही 8वें क्रम के देवता क्षेत्र में था, वह अधिकतम 2 घंटे तक टिक सकता था। यदि वे 2 घंटे के बाद भी 9 रंग के शव विष के इस समुद्र में फंसे रहे तो हालात खतरनाक हो जाएंगे। जैसे ही ध्रुवांत ने अपनी दिव्य इंद्रिय से आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने में ध्यान केंद्रित किया, अचानक हवा में एक अजीब सी चीख गूंज उठी। ध्रुवांत और कीर्ति दोनों ही अजीब चीख की दिशा में मुड़े। उन्होंने जो देखा वह एक अजीब जानवर था जो सांप जैसा दिख रहा था। उसका शरीर लगभग 1 दर्जन मीटर लंबा था और इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहा था, फिर भी उसमें से मौत की आभा निकल रही थी। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसका पूरा शरीर जम गया और अगले ही पल जलकर राख हो गया। यह स्पष्ट था कि यह अजीब जानवर ध्रुवांत और कीर्ति पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे काले कछुए की दिव्य अग्नि तलवारों द्वारा मार दिया गया। वह एक पूंछ रहित लाश का कीड़ा था। ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो ने गंभीर स्वर में कहा, एक भयावह और डरावना अजीब प्राणी बिना कोई आवाज या ऊर्जा में उतार चढ़ाव के हमला करता है। यहाँ तक कि पूर्णता चरण 10वें क्रम के भगवान रीम मास्टर्स को भी अगर यह काट ले तो तकलीफ होगी। उनके शरीर 10 सांसों से भी कम समय में सड़ जाएंगे। मैं कहूंगा कि उन सभी उच्चस्तरीय भगवान दायरे के राक्षसी जानवरों को इस पूंछ रहित लाश के कीड़े ने मार डाला। ध्रुवांत और कीर्ति दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। बिना कोई आवाज या ऊर्जा में उतार चढ़ाव किए हमला करें। कोई आश्चर्य नहीं कि ध्रुवांत इसकी उपस्थिति से अनजान था। यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो को भी इसका एहसास नहीं हुआ। अगर यह ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अग्नि तलवारें उनकी रक्षा नहीं कर रही होती, क्या हुआ होगा? यह सोचकर ध्रुवांत का दिल धड़कने लगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लाशों के इस समुद्र में से एक ऐसा विचित्र प्राणी जन्म लेगा जो उन जहरीले शव वाले स्कारैब्स से भी अधिक भयावह होगा जिन्हें उसने अतीत में पाला था। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लैक डंग टैरागन के डर का कारण यह टेलिस्कॉर्प्स वर्म था, है ना? टेलिस्कॉप्स वर्म की घटना के कारण ध्रुवांत की सतर्कता बढ़ गई। सौभाग्य से ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य अग्नि की सुरक्षा के साथ टेलिस्कॉर्प्स वर्म जितना भयानक था वह उन दोनों के करीब नहीं आ पाएगा। समय समय पर एक और पूंछ रहित शव कृमि बर्फीले बर्फ की तलवारों से मर जाता था। ध्रुवांत को राहत इस बात से मिली कि 9 रंगों वाली लाशों वाला यह समुद्र उसकी कल्पना से भी छोटा था। आधे घंटे बाद वे 9 रंगों वाले जहरीले कोहरे से बाहर निकल आए। अपने पीछे फैले विषैले कोहरे के 9 रंगों वाले समुद्र को देखते हुए ध्रुवांत ने राहत की सांस ली। वे अंततः उस स्थान से बाहर निकल गए। वे बिना पूंछ वाले शव कीड़े 9 रंग के शव विष समुद्र की अनोखी जलवायु के अंदर पैदा हुए थे। जब तक वे वहां से बाहर थे उन्हें आगे के हमलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ध्रुवांत ने अपना सिर सामने की ओर घुमाया और एक बड़ा प्राचीन शहर देखा। ध्रुवांत और कीर्ति दोनों स्तब्ध थे। स्वर्गीय पर्वत पर इतना बड़ा प्राचीन शहर था।
यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो भी इस खोज से आश्चर्यचकित थे। उनके समय में ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो भी इस स्वर्गीय पर्वत पर आए थे, लेकिन उन्होंने स्वर्गीय पर्वत पर किसी प्राचीन शहर के बारे में कभी कोई अफवाह नहीं सुनी थी। हम पहले से ही यहाँ हैं, हमें अंदर भी देखना चाहिए, ध्रुवांत ने प्राचीन शहर को देखते हुए कहा। फिर वह कीर्ति की ओर मुड़ा। क्या हम अंदर जाकर देखें? कीर्ति सेन ने सिर हिलाया। बेशक, उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वे दोनों प्राचीन शहर की ओर चल पड़े। उसी समय ध्रुवांत ने काले कछुए की दिव्य अग्नि की लंबी तलवारों को अपने शरीर में पुनः प्राप्त कर लिया। 1000 दुनियाओं की दिव्य गोली अपने मुंह में डाल ली और अपने भस्म हो चुके देव युद्ध क्यूई को पुनः प्राप्त करने के लिए तत्काल पुनर्प्राप्ति का प्रयोग किया। थोड़ी देर बाद ध्रुवांत और कीर्ति उस प्राचीन शहर में पहुंचे जिसकी दीवारें समय के क्षरण से धब्बेदार हो गई थीं। ऊंची शहर की दीवारों के ऊपर खड़े होकर ध्रुवांत ने शहर के अंदर देखा। सड़कें चौड़ी थीं और उन पर अजीबोगरीब आकार की इमारतें बनी हुई थीं। फिर भी यह एक खाली शहर था। जीवन का कोई भी छोटा सा भी संकेत या ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया जा सका। थोड़ा हिचकिचाते हुए ध्रुवांत ने एक गहरी सांस ली और कीर्ति को प्राचीन शहर में ले गया। प्राचीन शहर के ऊपर हवा में 100 मीटर की ऊंचाई पर मंडराते हुए ध्रुवांत ने एक बार फिर अपनी दिव्य भावना को फैलाया। प्राचीन शहर के उत्तर की ओर चलें, ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो ने अचानक आग्रह किया। ध्रुवांत हैरान था। प्राचीन शहर के उत्तर में? बूढ़े ड्रैगन, तुम्हें क्या मिला? ध्रुवांत ने उत्सुकता से पूछा। ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो ने कहा, मैंने उस दिशा से एक अजीब ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया। अजीब ऊर्जा, उतार चढ़ाव। ध्रुवांत और कीर्ति तुरंत प्राचीन शहर के उत्तरी भाग की ओर उड़ चले। जब वे उत्तर की ओर पहुंचे तो ध्रुवांत ने भी उस अजीब ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस किया जिसके बारे में ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो ने बताया था। ऐसा लगता है। ध्रुवांत की आंखों में चमक आ गई। एक बार जब वह ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले जन्मजात आध्यात्मिक भ्रूण को पाया तो उसने इसी तरह की ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया। हालांकि जन्मजात आध्यात्मिक भ्रूण में उतार चढ़ाव इतना मजबूत नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं सामने एक और जन्मजात आध्यात्मिक भ्रूण मौजूद हो? एक मजबूत। ध्रुवांत जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, उसे इसकी संभावना उतनी ही ज्यादा नजर आती। कीर्ति को खींचते हुए उसने अपनी गति बढ़ा दी। कुछ ही क्षणों बाद वे अजीब ऊर्जा उतार चढ़ाव के स्रोत तक पहुंच गए। नीचे खून से लाल रंग का कुंड जो कई 100 वर्ग फीट में फैला हुआ था, उसे देखकर ध्रुवांत कुछ पल के लिए चकित रह गया। खून के कुंड के अंदर का लाल खून वास्तव में सुनहरे रंग की झलक दिखा रहा था। न केवल खून की कोई परेशान करने वाली गंध थी, बल्कि यह वास्तव में एक हल्की खुशबू भी छोड़ रहा था। ऐसा लगा जैसे खून के कुंड में किसी तरह का जादुई आकर्षण था जिसे देखकर लोग हल्के नशे में आ जाते थे। कुछ क्षण बाद ध्रुवांत को होश आ गया। स्वर्गीय भगवान का रक्तपूल। लगभग एक स्वर में उनमें से 3, ध्रुवांत, कीर्ति और ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो ने कहा। आश्चर्यचकित कर देने वाले विस्मयादिबोधक के बाद यहाँ तक कि ध्रुवांत जैसे व्यक्ति के लिए भी, जिसके पास काले कछुए की दिव्य अग्नि थी, वह आनंदित होने से नहीं बच सका। स्वर्गीय देवता का रक्तकुंड वास्तव में इस प्राचीन शहर के अंदर था। यह सोचकर कि वह बहुत जल्द ही सच्चे ड्रैगन काया और ईथरिक काया दोनों को प्राप्त कर लेगा, ध्रुवांत खुद को हंसने से नहीं रोक सका। छोटे बदमाश, समय बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से रक्तपूल में प्रवेश करो, ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो ने उत्सुकता से आग्रह किया। बिना देर किए ध्रुवांत ने कीर्ति को अपने साथ खींचते हुए रक्त के तालाब में छलांग लगा दी। जैसे ही वह रक्त के कुंड में घुसा, ध्रुवांत एक अपरिचित ऊर्जा से घिरा हुआ था। वे दोनों जल्दी से क्रॉसलेग्ड बैठ गए। इस अजीब ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी साधना तकनीकों को प्रसारित किया। ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो ड्रैगन पर्ल के अंतरिक्ष से उड़कर रक्तकुंड के ऊपर मंडराते हुए आए और उन्होंने रक्तकुंड से ऊर्जा भी अवशोषित की। कुछ ही सेकंड में वे तीनों लाल सुनहरे रक्त के धुंध में ढक गए। अपनी आत्मा के मूल से लेकर शरीर के हर छिद्र तक ध्रुवांत ने अभूतपूर्व आराम महसूस किया। उसकी ताकत तीव्र गति से बढ़ने लगी। 8वें क्रम के अंतिम चरण में उनकी साधना बहुत जल्द ही 8वें क्रम के अंतिम देव क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई। उसके बाद भी ध्रुवांत की ताकत अभी भी बढ़ रही थी। अध्याय 719 9वां क्रम देव क्षेत्र। कीर्ति को भी ध्रुवांत की तरह ही साधना में तेजी से प्रगति का अनुभव हो रहा था।
रक्तकुंड के ऊपर ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई उसके शरीर से एक उज्ज्वल बौद्ध आभा निकल रही थी जो स्पष्ट रूप से बुद्ध का आकार ले रही थी। कीर्ति सेन, जो पहले से ही चौथे क्रम के देव क्षेत्र के शिखर पर थी, जल्दी ही चौथे क्रम के देव क्षेत्र में पहुंच गई और वहां से उसकी साधना आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ती रही। जहां तक ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो का प्रश्न है, उनका सुनहरा ड्रैगन शरीर चमक रहा था और चमक रहा था क्योंकि उनके शरीर से सच्ची ड्रैगन क्यूई निकल रही थी, जिससे जन्मजात सच्ची ड्रैगन क्यूई का एक समूह बन गया था। उसके ड्रैगन शरीर पर सुनहरे शल्क और भी अधिक चमकदार थे, जो हजारों चमकते सितारों की तरह सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर रहे थे। एक के बाद एक दिन बीतते गए। वे तीनों खून के तालाब के ऊपर पैर मोड़कर बैठे रहे। उन्हें समय बीतने का पता ही नहीं चला। तभी अचानक कीर्ति सेन का शरीर कांप उठा और उसके शरीर से हल्की दबी हुई आवाज सुनाई दी। कीर्ति सेन 5वें क्रम के देव क्षेत्र में घुस गया। कीर्ति के टूटने के कुछ ही समय बाद ध्रुवांत का शरीर कांप उठा। उसके शरीर के भीतर असुर क्यूई कई गुना बढ़ गई, जो 8वें क्रम के देव क्षेत्र से 9वें क्रम के देव क्षेत्र की ओर बढ़ गई। यद्यपि ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन उनका गोल्डन ड्रैगन रूप अधिक मजबूत और शक्तिशाली हो गया था। यहाँ तक कि उनके ड्रैगन की ताकत भी अधिक राजसी थी। लेकिन ध्रुवांत ने रुकना नहीं छोड़ा। लालच से रक्तकुंड की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उसके शरीर के अंदर मौजूद ट्रेजर ड्रैगन आरेख ऊर्जा को भयावह गति से निगल रहा था, जिससे रक्तकुंड की ऊर्जा ध्रुवांत के शरीर में ऐसे प्रवेश कर रही थी जैसे टूटे हुए बांध से पानी बह रहा हो। ट्रेजर ड्रैगन आरेख धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा था। ध्रुवांत एक अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर गया। एक सनसनी उस पर छा गई, जैसे उसकी आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गई हो, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह युगों से रह रहा हो। अगले ही पल ध्रुवांत के शरीर में जो विशाल ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी वह गायब हो गई। तभी ध्रुवांत ने साधना बंद कर दी और अपनी आंखें खोलीं। रक्त का कुंड पहले ही गायब हो चुका था। जाहिर है रक्त कुंड के प्रकट होने की 1 महीने की अवधि समाप्त हो गई थी। ध्रुवांत थोड़ा निराश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वह लालची और अतृप्त हो रहा था। स्वर्गीय भगवान के रक्तकुंड को खोजने में सक्षम होना बेहद सौभाग्य की बात थी। कितने आकाशगंगाओं के स्वामी इसके बारे में केवल सपने देख सकते हैं। हालांकि यह केवल 10 दिन का था, यह उसकी सामान्य साधना के 10 वर्षों के बराबर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक ईथरिक फिजीक हासिल की। ध्रुवांत को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसका सच्चा ड्रैगन शरीर एक बार फिर विकसित हो गया है। जब वह ध्यान करता था तो उसकी आत्मा ईथरिक अवस्था में प्रवेश करती थी। यह इस बात का संकेत था कि अब उसके पास ईथरिक शरीर है। कीर्ति सेन और ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो ने भी अपनी आंखें खोलकर अपना अभ्यास समाप्त किया। ध्रुवांत की तरह दोनों अपने शरीर की स्थिति की जांच करके प्रसन्न थे। चलो चलते हैं और चारों ओर देखते हैं। एक पल बाद ध्रुवांत खड़ा हो गया। ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो ड्रैगन पर्ल स्पेस में वापस लौट आया, जबकि ध्रुवांत ने कीर्ति को पकड़ लिया और हवा में उड़ गया। जल्दी से वहां से जाने के बजाय ध्रुवांत प्राचीन शहर के बाकी हिस्सों को देखने चला गया। वह यह देखना चाहता था कि क्या आसपास अन्य खजाने भी पड़े हैं। कुछ समय बाद जब उन्हें पता चला कि प्राचीन शहर के अंदर कोई खजाना नहीं है, तो वे उसी रास्ते से वापस चले गए जिस रास्ते से वे पहले गए थे। अब जबकि ध्रुवांत 9वें क्रम के देव क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, हालांकि वह केवल 9वें क्रम का ही एक प्रारंभिक सदस्य था, उसके पास उस ब्लैक डंग टैरागोन के विरुद्ध जाने की ताकत थी। यदि वे फिर से उससे टकराते तो अब उन्हें पहले की तरह बुरी तरह भागने की नौबत नहीं आती। ध्रुवांत और कीर्ति एक बार फिर 9 रंग के शव विष के कोहरे के समुद्र के सामने खड़े थे। काले कछुए की दिव्य अग्नि तलवारों को बुलाकर वे बिना किसी हिचकिचाहट के जहरीले कोहरे में गोता लगाने लगे। इस बार ध्रुवांत आधे घंटे में उन दोनों को जहरीले कोहरे से बाहर निकालने में कामयाब रहा। जब वे 9 रंग के शव के सहर से गुजरे तो यह राक्षसी जानवरों की आबनूस की हड्डियों से भरी हुई भूमि थी। फिर से उन राक्षसी जानवरों की हड्डियों को ध्रुवांत ने पहले ही निकाल लिया था। ध्रुवांत और कीर्ति को उस स्थान पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा जहां ब्लैक डंग टैरागोन ने अपना पीछा करना बंद कर दिया था। अब जब वे यहां वापस आ गए थे
तो ब्लैक डंगनेट एरागॉन कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद यह देखकर चला गया था कि ध्रुवांत इतने लंबे समय से अभी भी बाहर नहीं आया है। ध्रुवांत ने इस निष्कर्ष पर राहत की सांस ली। यद्यपि वह 9वीं श्रेणी के देव क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और उसे डर नहीं था, फिर भी ब्लैक डंगनेट एरागन से निपटना उसके लिए परेशानी भरा था। ब्लैक डंगनेट एरागन चला गया, लेकिन ध्रुवांत ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। उसकी दिव्य भावना ने सावधानी पूर्वक आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण किया। यह स्वर्गीय पर्वत विभिन्न खतरों से भरा हुआ था, प्रतिबंधों की परतों और परतों के साथ बिछा हुआ था। एक छोटी सी चूक एक पूर्णता चरण 10वें क्रम देव क्षेत्र के मास्टर को यहाँ गिरने का कारण बन सकती थी। शायद रक्त पूल की 1 महीने की अवधि समाप्त होने के कारण पहले स्वर्गीय पर्वत पर पहुंचे अधिकांश गुरुओं के पास बहुत कम बचा था। इसलिए ध्रुवांत और कीर्ति किसी से नहीं मिले, और अगर वे मिले भी तो दोनों पक्ष बिना कुछ कहे एक दूसरे से टकरा गए। उनके कपड़ों से ध्रुवांत ने उन्हें व्हाइट टाइगर गैलेक्सी की मूल सेना माना। रक्तकुंड की खोज और उसकी हाल ही में मिली सफलता ने ध्रुवांत को अच्छे मूड में ला दिया। आराम से उसने और कीर्ति ने उड़ान भरते समय स्वर्गीय पर्वत के दृश्यों का आनंद लिया। इस स्वर्गीय पर्वत के कई प्रतिबंधों और खतरों को अलग रखते हुए यह एक मनोरम स्थान था। इसके समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वातावरण का उल्लेख नहीं करना चाहिए। वहां एक अवर्णनीय शक्ति भी थी जो आकाशगंगा से संबंधित नहीं थी। यद्यपि ध्रुवांत इसे महसूस करने में सक्षम था, लेकिन वह इसे आत्मसात नहीं कर सका। बूढ़े ड्रैगन, चूंकि यह स्वर्गीय पर्वत वास्तव में एक दिव्य कलाकृति है, तो इतने सालों में किसी ने इसे छीनने की कोशिश क्यों नहीं की? ध्रुवांत के मन में जिज्ञासा ने सिर उठाया। ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो से जवाब मांगा। कीर्ति भी इस मामले को लेकर बहुत उत्सुक थे। हालांकि इस स्वर्गीय पर्वत की शक्ति के बारे में स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके स्वरूप को देखकर लगता है कि यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली दिव्य कलाकृति थी। यह असंभव था कि अब तक किसी ने भी इसे पाने की इच्छा न की हो। ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो ने ध्रुवांत के सवाल को सुनकर अपना सिर हिलाया। कौन कहता है कि किसी ने भी स्वर्गीय पर्वत को छीनने की कोशिश नहीं की है? हालांकि 4 आकाश गंगाओं के असंख्य स्वामी में से एक भी व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ है। ऐसी अफवाहें थीं कि किसी को हाई गॉड दायरे का स्वामी होना चाहिए और इसके अलावा स्वर्गीय पर्वत के भव्य केंद्रीय गठन का पता लगाना चाहिए। केंद्रीय गठन पर नियंत्रण पाने के बाद ही कोई स्वर्गीय पर्वत को छीन सकता है। फिर हजारों वर्षों में किसी को भी स्वर्गीय पर्वत की केंद्रीय संरचना का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने में कोई सफलता नहीं मिली। ध्रुवांत हैरान था। क्यों? ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो ने उत्तर दिया, क्योंकि केंद्रीय संरचना स्वर्गीय पर्वत की चोटी पर है और चोटी पर प्रतिबंध बेहद भयानक हैं। इतने भयानक कि एक हाई गॉड रियल मास्टर लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा सकता है। इस बीच 1 दर्जन से अधिक हाई गॉड रियल मास्टर्स पर्वत शिखर तक पहुंचने की कोशिश में मर गए। हालांकि यह लगभग 10,000 साल पहले बंद हो गया। किसी ने भी स्वर्गीय पर्वत पर लालच करने की हिम्मत नहीं की। स्वर्गीय पर्वत की चोटी पर ध्रुवांत ने अपनी सांसों में दोहराया। उसके अंदर कुछ हलचल हुई। उसने वहीं तय कर लिया था कि जब वह हाई गॉड दायरे में कदम रखेगा तो वह शिखर पर चढ़ेगा और उसका अगला मालिक बनने की कोशिश करेगा। हाई गॉड दायरे में प्रवेश करने के बाद, अपनी ताकत में इस स्वर्गीय पर्वत को जोड़ने के बाद, क्या उसे एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट से डरने की आवश्यकता होगी? भले ही उस बूढ़ी चुड़ैल बवानी बेगी, जियान परिवार और एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट ने हाथ मिला लिया हो, ध्रुवांत के पास उन्हें चूर चूर करने का आत्मविश्वास था। ये विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे और वह और कीर्ति सेन अनजाने में एक झील के पास पहुंच गए। झील का पानी काली स्याही के रंग का था। उस अजीब छोटी झील को देखकर ध्रुवांत की गति धीमी हो गई। छोटे, ऐसा लगता है कि तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। इस झील में एक खजाना है, एक असली खजाना, ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो ने उत्साहित होकर कहा। ऐसा लगता है जैसे ड्रैगन सम्राट किंगड्रैगो ने फिर से कुछ खोज लिया है, जिससे ध्रुवांत आश्चर्यचकित हो गया है। पानी की सतह अचानक फट गई, जिससे आकाश को भेदती हुई एक शक्तिशाली काली रोशनी प्रकट हुई और झील से 4 हथेलियों के आकार का एक काला कमल बाहर निकल आया। क्या यह ब्लैक लोटस हो सकता है? ध्रुवांत की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। आप सही कह रहे हैं,
यह एक काला कमल है, निश्चित रूप से एक काला कमल। देखिए, इसमें लगभग 20 से 30 पंखुड़ियां हैं। एक काले कमल में हर 100,000 साल में केवल एक पंखुड़ी उगती है। यह काला कमल कम से कम 2 मिलियन साल पुराना है। ड्रैगन सम्राट किंग ड्रैगो के शब्द उत्साह के कारण लगभग समझ में आ रहे थे। अध्याय 720 हाई गॉड रियल मास्टर। 2 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराना एक काला कमल। ध्रुवांत की आंखों में एक ज्वरग्रस्त चमक उठी। चारों आकाश गंगाओं में 10 लाख साल या उससे ज्यादा पुरानी औषधीय जड़ी बूटियां पहले से ही दुर्लभ और कम मात्रा में पाई जाती थीं। लेकिन पिछले 20 से 30 हजार सालों में 2 लाख साल से ज्यादा पुरानी जड़ी बूटी सिर्फ एक बार ही दिखी है। यह 30,000 साल पहले की बात है, जब एक महाशक्ति के ग्रैंड एल्डर को ब्लैक टॉर्टोइस गैलेक्सी के घोस्ट एबिस में 2 मिलियन साल पुराना गोल्डन ड्रैगन जिनसेंग किंग मिला था। उस समय यह खबर चारों आकाश गंगाओं में तूफान की तरह फैल गई। एक औषधीय जड़ी बूटी का 2 लाख वर्ष पुराना होना 1 लाख वर्ष पुरानी जड़ी बूटी की तुलना में पूरी तरह से दूसरे स्तर का अस्तित्व था। ऐसा कहा जाता है कि 2 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी जड़ी बूटियों में चमत्कारी गुण होते हैं। एक का सेवन करने के बाद न केवल व्यक्ति की ताकत में बहुत अधिक वृद्धि होगी, बल्कि यह व्यक्ति के शारीरिक गुणों को भी सुधारने में सक्षम है। सबसे बढ़कर यह साधक को पूर्ण आत्मिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। हर कोई जानता था कि देवत्व को संघनित करने के लिए व्यक्ति की आत्मा की स्पष्टता एक महत्वपूर्ण शर्त थी। सिर्फ इसी शर्त के कारण यह 2 मिलियन वर्ष पुराना काला कमल देव क्षेत्र के साधकों, विशेष रूप से 10वें क्रम के देव क्षेत्र के साधकों को अपना विवेक त्यागने के लिए पर्याप्त था। उस वर्ष वह व्यक्ति 10वें क्रम के देव क्षेत्र के पूर्णता चरण में था, एक महाशक्ति से एक ग्रैंड एल्डर जो किसी भी समय हाई गॉड दायरे में प्रवेश कर सकता था। गोल्डन ड्रैगन जिनसेंग किंग को खोजने के बाद उसने उसे पूरा निगल लिया। न केवल उस ग्रैंड एल्डर ने सफलतापूर्वक हाई गॉड दायरे में कदम रखा, बल्कि उसने एक रैंक 7 देवत्व को भी संघनित किया। 7वीं श्रेणी का देवत्व। छोटे, इस बार तुमने स्वर्गीय पर्वत पर आकर बड़ी फसल काटी है। ड्रैगन सम्राट ध्रुवांत के भाग्य पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ध्रुवांत के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। जैसा कि ड्रैगन सम्राट ने कहा, स्वर्गीय पर्वत पर आने के बाद न केवल उन्होंने स्वर्गीय भगवान के रक्तकुंड को पाया, एक सफलता और ईथरिक फिजिक हासिल की, बल्कि अब उन्हें 2 मिलियन साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटी भी मिल गई। ब्लैक लोटस अपने आप में एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी, जो स्नो लोटस, व्हाइट लोटस या रेड लोटस से भी ज्यादा कीमती थी। उत्साहित होकर ध्रुवांत के दाहिने हाथ से एक कोमल शक्ति उड़ते हुए काले कमल के चारों ओर लिपट गई और उसे हवा में जकड़ लिया। लेकिन ध्रुवांत की दिशा में आती हुई तेज हवाओं की 2 आवाजें सुनी जा सकती थीं। वह क्या है? यह ब्लैक लोटस है। 20 से ज्यादा पंखुड़ियों वाला, 2 लाख साल से भी ज्यादा पुराना ब्लैक लोटस। वास्तव में हम 2 लाख वर्ष से अधिक पुराने एक ब्लैक लोटस के जन्म के बारे में जान गए। 2 आवाजों के बीच आदान प्रदान हुआ और अगले ही पल आगलाल वस्त्र पहने 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष अपने चेहरों पर उत्साहपूर्ण भाव के साथ ध्रुवांत और कीर्ति के सामने प्रकट हुए। जब काले कमल के जन्म के कारण झील से निकली काली रोशनी आसमान में चमकी, तो ये दोनों व्यक्ति उसके निकट थे और उससे आकर्षित हुए। दोनों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह किसी अमूल्य खजाने के उभरने का संकेत हो सकता है, जिसके बाद वे दौड़े चले आए। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह 2 लाख साल पुरानी जड़ी बूटी होगी, और ऊपर से काला कमल। जैसे ही दोनों व्यक्ति वहां पहुंचे, काला कमल ध्रुवांत की ओर उड़ता हुआ उसकी हथेली पर गिर पड़ा। हाँ, सीनियर ब्रदर चिन्ना, लगता है हमारी किस्मत खराब नहीं है। हमें स्वर्गीय भगवान का रक्त कुंड नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हम जाने की योजना बना रहे थे, हमें वास्तव में 2 मिलियन साल पुराने ब्लैक लोटस का जन्म मिला, जिगर सिंह ने हंसते हुए कहा। इस ब्लैक लोटस के साथ हम भविष्य में बिना किसी चिंता के हाई गॉड दायरे में प्रवेश कर सकेंगे। जिगर सिंह की नजर में वह ब्लैक लोटस पहले से ही उनका था। सीनियर भाई चिन्ना, अनुराग चिन्ना भी हंस रहे थे। आप सही कह रहे हैं, इस ब्लैक लोटस के साथ हाई गॉड दायरे में प्रवेश न कर पाने की कोई चिंता नहीं है। ठीक इसी समय अनुराग चिन्ना ने अचानक हमला किया। जिगर सिंह के क्यूई सागर की ओर प्रहार करते समय उसकी हथेली से एक तेज रोशनी चमकी।
जिगर सिंह के दिमाग में कभी यह बात नहीं आई थी कि उसका बड़ा भाई उस पर हमला करेगा। जमीन पर गिरते हुए वह अभी भी अनुराग चिन्ना को देखकर अविश्वास की मुद्रा में था। लेकिन जिगर सिंह ने अनुराग चिन्ना के चेहरे पर ठंडी हंसी देखी। लेकिन यह हम नहीं है, सिर्फ मैं हूं। यह 2 मिलियन साल पुराना ब्लैक लोटस मेरा है। ब्लैक लोटस पर अपना दावा पेश करने के बाद अनुराग चिन्ना अपने चेहरे पर हत्या की गहरी मंशा के साथ जिगर सिंह के पास पहुंचा। जिगर सिंह गुस्से से तमतमा रहा था। वरिष्ठ भाई, आप। वे करीब 30,000 सालों से एक ही संप्रदाय के भाई थे और कई बार जीवन और मृत्यु का अनुभव कर चुके थे। अब ब्लैक लोटस पर एकाधिकार करने के लिए अनुराग चिन्ना उसे मारने जा रहा था। अनुराग चिन्ना जिगर सिंह के सामने रुका। तुमने पहले भी मेरी जान बचाई है और इस दयालुता का बदला चुकाने के लिए मैं तुम्हें बिना दर्द के मरने दूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दफना दूंगा और तुम्हारी पत्नी की भी अच्छी देखभाल करूंगा। जिगर सिंह की आंखें लाल हो गईं। तुम एक जानवर हो। अनुराग चिन्ना के हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने वार किया, जिससे जिगर सिंह का सिर उसके कंधों से अलग हो गया। फिर उसने एक बोतल निकाली और जिगर सिंह के सिर पर हरे रंग के तरल पदार्थ की एक बूंद डाली। पलक झपकते ही जिगर सिंह का सिर हरे रंग के तरल पदार्थ से घिसकर गहरे हरे पानी के एक छोटे से गड्ढे में तब्दील हो गया, मर गया। ध्रुवांत ने बिना किसी हस्तक्षेप के बस एक ठंडे भाव से देखा। लेकिन वह हरे तरल के बारे में बहुत उत्सुक था। वह क्या था जो 9वें क्रम के मध्य देव क्षेत्र के शरीर को आसानी से नष्ट कर सकता था। अनुराग चिन्ना ने जिगर सिंह से निपटने के बाद शांत चेहरे के साथ ध्रुवांत की ओर रुख किया, जैसे कि उसने जो कुछ किया था वह आम बात थी। उसकी नजर ध्रुवांत की हथेली में काले कमल पर पड़ी, फिर कीर्ति सेन की ओर। जब अनुराग चिन्ना ने कीर्ति सेन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। इससे पहले उसका सारा ध्यान ब्लैक लोटस पर था और वह परोक्ष रूप से कीर्ति सेन को भूल गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी खूबसूरत महिला यहाँ होगी। खुद को नियंत्रित करते हुए अनुराग चिन्ना ने एक बार फिर ध्रुवांत की ओर देखा। व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पंख, मैं बकवास बंद कर दूंगा, उस ब्लैक लोटस को सौंप दूंगा। वह 10वीं क्रम के शुरुआती देव क्षेत्र के मास्टर थे। यह माना जाता था कि उन्होंने अपनी आंखों में 9वीं क्रम के शुरुआती लोगों को नहीं रखा था। तुम जैसे कमीने को तो 10,000 कटों से मर जाना चाहिए, कीर्ति ने अचानक ठंडे स्वर में कहा। जाहिर है अनुराग चिन्ना का आचरण ब्लैक लोटस पर एकाधिकार करने के लिए अपने साथी शिष्य की हत्या करना और इसके अलावा उसका शिकार एक जूनियर भाई था जिसने पहले उसकी जान बचाई थी, ने कीर्ति को घृणा से भर दिया। अनुराग चिन्ना ने गुस्सा होने के बजाय हंसते हुए कहा, मैं कूड़ा हूँ? हालांकि मेरे जैसे कूड़ा जिंदा और स्वस्थ हैं और ब्लैक लोटस मिलने के बाद मैं और भी बेहतर तरीके से जीऊंगा। लड़की, सिर्फ तुम्हारे उस वाक्य के लिए मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और तुम्हें अपना सेक्स गुलाम बना लूंगा। मैं तुम्हें जीवन के सुखों का आनंद लेने दूंगा। अनुराग चिन्ना का वाक्य समाप्त होते ही एक मानव आकृति टिमटिमा उठी। जैसे ही वह चकमा देना चाहता था, एक दबाव उसके गले के चारों ओर जकड़ गया और उसकी गर्दन को ऊपर उठा लिया गया। अनुराग चिन्ना ने अपने हमलावर की ओर देखा जो उसे गर्दन से पकड़े हुए था। यह वास्तव में 9वें क्रम के देव क्षेत्र का काले बालों वाला युवक था। ध्रुवांत की बर्फीली निगाहें चुभ रही थीं। तुम्हें 10,000 टुकड़ों में काटना वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था। मैं तुम्हें मरने से पहले 10,000 कटों से भी 1000 गुना बदतर दर्द का स्वाद चखाऊंगा। अनुराग चिन्ना का चेहरा गहरा लाल हो गया। उसने हमला करने के लिए ताकत जुटाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा क्योंकि उसका क्यूई सागर एक ठंडी क्यूई द्वारा सील कर दिया गया था। अचानक हवा में तेज हवा की गूंज उठी। आए हुए व्यक्ति को देखकर अनुराग चिन्ना की आंखें चमक उठीं। मास्टर जी, मुझे बचाओ! वह जितनी ऊंची आवाज में चिल्ला सकता था चिल्लाया। ध्रुवांत और कीर्ति आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अनुराग चिन्ना का गुरु होगा। अंतरिक्ष तरंगित हुआ। एक काले बालों वाला बूढ़ा आदमी ध्रुवांत की नजर में आया। उसने अनुराग चिन्ना और जिगर सिंह की जोड़ी की तरह ही लाल बड़ा लबादा पहना हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बूढ़े आदमी के लबादे की छाती पर एक सुनहरा प्रतीक था। वह एक हाई गॉड रियल मास्टर है। ड्रैगन सम्राट ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। ध्रुवांत के दिल में एक सिहरन दौड़ गई।
यह वास्तव में एक हाई गॉड रियल मास्टर था। जिस क्षण काले बालों वाली बूढ़ी महिला प्रकट हुई, कीर्ति ने चुपके से अपने गुरु द्वारा दिए गए जेड ताबीज को कुचल दिया।